जी बिजनेस में आपका स्वागत है। हम वेट कर रहे हैं इंडिकेटिव टिक्स की शुरू होने की, और आज मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी 6:30 से 7:30 बजे तक। और काफ़ी सारे हमने गेस्ट से बात की है। काफ़ी सारे हमारे गेस्ट बुलिश रहे हैं। हाँ। उनका मानना है कि आगे चल के भी मार्केट को शायद ऊपर ही जाना चाहिए। तो और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे। हमारे साथ निपुण मेहता होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ किरण जाधव भी जुड़े हैं। उन दोनों से बातचीत करते हैं। निपुण, पहले तो शुक्रिया और जी बिजनेस में स्वागत है आपका, और दिवाली की शुभकामनाएं और जी बिजनेस परिवार की तरफ से आपको। और हम उम्मीद करते हैं आपकी जो सलाह हमको हमेशा से मिलती रही है, बाजार के हर महत्वपूर्ण मौके पर हम आपसे राय लेते रहे हैं, ये आगे भी हम सिलसिला को जारी रखेंगे। आपकी जो राय हमको मिलती रही है ये काफ़ी बेहतर रही है सर। निपुण जी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा दे रहा हूँ। अच्छा निपुण, अब मार्केट पर जब हम लौटते हैं, अभी थोड़ी देर पहले रमेश दमानी हमारे साथ थे, राकेश झुंझुनवाला भी थे। उन्होंने तो चिंता नहीं जताई जीएसटी को लेकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी कोई टेंशन है मार्केट को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के ग्रोथ अच्छी रहेगी। आप भी सर इसी ब्रैकेट में इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि बाजार में जो एक जीएसटी नोटबंदी को लेकर जो चिंता थी, ऐसी कोई बात नहीं है? वेल, गुड इवनिंग डिम्पी, और आपको भी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे राकेश जी ने भी कहा, आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में देखें तो जीएसटी की चिंता ज़रूर बनी हुई है। उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आए हैं, लेकिन जब जैसे जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता जाएगा, इसमें एक स्मूथ फ्लो ऑफ कंप्लायंस होता जाएगा। हम ये हिस्टोरिकली हमने देखा है, जिन देशों में जहाँ पे भी जीएसटी या ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इस तरह का टैक्स जब भी इम्प्लीमेंट किया गया है, इनिशियली 6 महीने 1 साल तक चैलेंजेस रहे हैं स्मूथ ट्रांजिशन होने में। इसी तरह से शायद चैलेंजेस हम भारत में भी देख रहे हैं, और शायद 6 महीने लग सकते हैं ये स्मूदर इम्प्लीमेंटेशन होने में, लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत बड़ी चिंता नहीं है। आई थिंक अगर 6 महीने से बियॉन्ड देखें, 2 या 3 क्वार्टर्स के बियॉन्ड देखें, तो इसका जो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वजह से जो बेनिफिट्स मिलेंगे इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को, ये बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी के लिए देखें, या फिर जो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैं उसके लिए देखें, तो एक बहुत बेनिफिट्स, सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं, एक कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है। तो ओवरऑल आई थिंक हम इसका बेनिफिट इकोनॉमी में देखते जाएंगे, और ये रिफ्लेक्शन नॉट जस्ट इन जीडीपी बट आल्सो इन फाइनेंशियल मार्केट्स हम देखेंगे। बिल्कुल, न केवल जीडीपी पे बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी आगे दिखेगा। तो बाजार के अंदर बुलिश व्यू एक और हमको मिला है, और निपुण का व्यू हमेशा की तरह आज भी काफ़ी बेहतर और हमारे कारगर है, हमारे लिए बहुत अहम होगा ये। लेकिन अभी जरा एसजेएक्स निफ्टी भी आप देखिए, क्योंकि ठीक ट्रेडिंग से पहले एसजेएक्स निफ्टी ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिकेट क्या कर रहा है। थोड़ी देर पहले तक ये लाल निशान में था, अब ये भी हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एसजेएक्स निफ्टी अभी करीब 6 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो कामकाज हो रहा है, खासकर यूरोपियन बाजारों में जो करीब 1:30 बजे के आसपास ओपन हुआ है, उसमें थोड़ा सा लाल निशान है। ये करीब आधे % के आसपास के नीचे है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए एसजेएक्स निफ्टी पे इंडिकेटिव टिक्स जो हमको मिल रहे हैं उसके अंदर लाल निशान नहीं बल्कि हरा निशान है। अब आपको संकेत तो मिला कि बाजार शायद फ्लैट खुलेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिख रहा है स्क्रीन पर कि पिछले 10 साल में मुहूर्त ट्रेडिंग कैसे रहती है। सिर्फ 2016 वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पॉजिटिव ही दिखा हमको ये दिवाली से दिवाली तक मुहूर्त ट्रेडिंग का बाजार। अब कुछ ट्रेडिंग कॉल्स के साथ आप तैयारी कर लीजिए। रजत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, काफी ब्रोकर से उन्होंने बातचीत की है। रजत बताएं, आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शुभ मुहूर्त में कौन से ट्रेड फायदा पहुंचाएंगे? ऑयल एंड गैस सेक्टर बस कर सकता है डिम्पी, और चॉइस ब्रोकिंग से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ओएनजीसी इसको पोर्टफोलियो में शामिल करें। आज 185 का टारगेट है, 170 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और वैसे पोजिशनली भी वो उस पर बात कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन्स मिल सकते हैं। आईटीसी बाजार की दूसरी दिग्गज कंपनी, जिसमें आज का टारगेट है 280 और स्टॉप लॉस 265 का स्टॉक पे लगाना होगा। साथ साथ अगर कुछ मिड कैप स्पेस में आपको कुछ ट्रेडिंग करनी है तो आईडीबीआई कैपिटल आज बुलिश है सिंजीन पे। इनका मानना है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है, और अब 514 का लक्ष्य है, 495 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। साथ साथ टाटा मोटर्स, ये लार्ज कैप स्टॉक्स में 443 का टारगेट है, 428 का एक स्टॉप लॉस इस पर लगाना होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, सुंदरम फास्टनर्स आमतौर पर वॉल्यूम थिन रहते हैं, लेकिन यहां पर टारगेट 524 से 525 का लेकर चल सकते हैं, और 503 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट
मिड कैप पिक्स दिए हैं इन्होंने। एक है श्री पुष्कर केमिकल, बीते सत्र में बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था ये स्टॉक, अब टारगेट है 278। उनका कहना है कि शुरुआती सत्र में हो सकता है थोड़ी वोलेटिलिटी रहे, इसलिए स्टॉप लॉस उन्होंने 257 का दिया है। और साथ साथ महिंद्रा हॉलीडेज 385 का टारगेट है और 365 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ठीक है रजत, ये सब ट्रेडिंग आइडियाज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हैप्पी दिवाली। हमारे साथ किरण यादव भी जुड़ गए हैं। किरण, गुड इवनिंग, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज आप कहाँ देख रहे हैं मार्केट को? आज हमने देखा कि हैंगसेंग में काफ़ी बड़ी गिरावट आई, 2% नीचे। आपको लगता है कि आज का स्लाइटली नेगेटिव सेशन रहेगा? वेरी गुड इवनिंग अनिशा जी, डिम्पी जी। इस मौके पे मैं सारे व्यूअर्स को वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर की विशेष दे रहा हूँ। उसके साथ जो आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, तो ये मानना है कि छोटी सी करेक्शन जरूर आ सकती है। हम बहुत हाइस पे है, पर डरने वाली बात नहीं है। हम सेक्युलर बुल रन में है, करेक्शंस में बाय करके ही चलना है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी स्टॉक पिक्स हम निकल के आए हैं, जहाँ पे अगले एक साल का अगर व्यू लेते तो 35 से लेके 50% के गेन्स हम इस मुहूर्त ट्रेडिंग से अगले मुहूर्त ट्रेडिंग के अगर व्यू लेते हैं तो उतना रिटर्न्स इजीली आपको मिलता नजर आएगा। तो अब आज की कुल आपने मुहूर्त की पिक्स निकाली है किरण, जो आपने क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं, हमारे साथ भी शेयर करना चाहें? बिल्कुल। देखिए, कंजम्पशन थीम ये एक थीम है जहां पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्टोरी बिल्टअप होती नजर आ रही है। उसमें से आईजीएल एमजीएल एक पहले दो काउंटर्स रहेंगे जहां पे मुझे लगता है कि आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए भी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर डिलीवरी बेस भी रखते हैं तो इधर से 35-50% के रैली आपको एक साल में देखने को मिलेगी। स्टरलाइट टेक और एक काउंटर रहेगा जहां पे मेरी काफी अच्छी बुलिश व्यू है और एक बहुत अच्छे चैनल से ये निकल गया है और ये एक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और एक काउंटर जहां पे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे और टेक्निकली भी एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो है फेडरल बैंक। बैंकिंग सेक्टर में ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहेगा जहां पे आपको स्टॉक रहेगा जहां पे आपको तेजी बना के चलना चाहिए। और एनबीएफसी में फर्स्ट कैपिटल और चोलामंडलम फाइनेंस, ये दो काउंटर रहेंगे जहां पे आपकी नजर रहनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ठीक है निपुण, एक्सिस बैंक के जब नंबर्स आए थे ना, थोड़ा मूड खराब हो गया था बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, और ये बैंकिंग ने ऐसा मूड खराब किया कि वो बाजार को ड्रैग तो कर जाता, बट थैंक्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अपने रिकॉर्ड्स तौर पर गया और उसने काफी हद तक इंडेक्स को मैनेज कर दिया। सर, ये मैनेजमेंट आगे भी जारी रहेगा? दैट मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल, ये शेयर्स बाजार को आगे सपोर्ट देते रहेंगे सर? देखिए, इस तरह का रोटेशन क्लियरली आगे भी होता रहेगा। ये समझना जरूरी है। अगर एनालिसिस करें तो पिछले संवत में, पिछली दिवाली में और आज पिछले एक साल में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन अबाउट 500-550 पॉइंट निफ्टी चला है और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 3 या 4 स्टॉक्स का रहा है। उसमें से खास करके रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी वजह से और सब स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स अपने देखे हैं। कुछ एफएमसीजी कंपनीज बहुत चली हैं, कुछ में गिरावट भी देखी है इंडिविजुअल कंपनीज रीजंस के लिए। तो इस तरह का रोटेशन आगे भी हम वेरी क्लियरली देखेंगे। यहाँ से अगर एक्सपेक्ट करें कि अगले एक साल में 12 से 15% अगर ग्रोथ इंडेक्स में दिखता है तो इसमें सभी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वेरी क्लियरली एक 4 या 5 हैवी वेट्स होंगे जिसका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक निवेशकों को मिड कैप्स में शायद ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। उसमें हम एक, बिकॉज यूनिवर्स बड़ा रहता है, उसमें हम काफ़ी स्टॉक्स हैं जिसमें एक हायर देन द इंडेक्स ग्रोथ हमने पिछले एक साल में भी देखा और आगे जाके भी हमारी आशा है कि मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में इससे कहीं ज़्यादा इंडेक्स से ज़्यादा मूवमेंट होगी। वेरी स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस, लेकिन वेरी क्लियरली अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा हमारे हिसाब से अगले एक साल में आ सकती है। ठीक है, तो आपके मिड कैप पिक्स कौन से हैं निपुण? वेल, विद इन द मिड कैप स्पेस में कुछ सेक्टर्स पे फोकस करूंगा जिस पे वेरी क्लियरली अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हमारे हिसाब से मेटल्स में अभी भी, वेदर इट इज़ मिड कैप्स और सम ऑफ द लार्ज कैप्स, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जिस तरह का डिमांड सप्लाई ग्लोबल सिचुएशन है या प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में स्टॉपेज आ रहा है या ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा है।
तो हमारे हिसाब से मेटल्स में भी अभी अपॉर्चुनिटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके इसमें भी हम एक आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हमारे हिसाब से सीमेंट में भी एक अपॉर्चुनिटी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से हम कई मिड साइज सीमेंट कंपनीज़ में अब आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे। ऑटोज़ में एक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में, और खास करके कमर्शियल व्हीकल्स में, जिसमें हमने पिछले 2 या 3 महीनों में एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है, ग्रोथ देखा है। एक कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी ऑफ कोर्स ट्रैक्टर स्पेस है, उसमें भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे हिसाब से अगले 1 साल में अच्छा ग्रोथ दिखेगा, वेदर इट इज़ बेनिफिट रिलेटेड टू जीएसटी, एक्सपोर्ट्स की वजह से उनको बेनिफिट मिलता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से बेनिफिट मिलता है। बट ओवरऑल आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ, एक सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्जिन एक्सपेंशन आगे जाके हम देखेंगे इन कुछ स्पेसेस में, इन कुछ सेक्टर्स में। तो आप ऑटो, सीवीज, सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेटल्स, ये इस पर निपुण काफ़ी बुलिश हैं। ये सभी सेगमेंट्स में कुछ एक अच्छे शेयर्स तो हम आपके सामने रखते रहते हैं, लेकिन सेक्टर में कन्विक्शन भी बांधिए। अगर बाजार अच्छा चल रहा है तो बहुत सेलेक्टिव बाय करना है। ये सिलेक्शन कहाँ है, ये आपके सामने निपुण आपको बता रहे हैं कि सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीमेंट, ऑटो सीवी यानी कि ऑटोज में कमर्शियल व्हीकल वाला हिस्सा, और मेटल्स पे एक बार आप ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। अभी 30 सेकंड बाद हमको इंडिकेटिव टिक मिल जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने निराश किया था। आज के लेवल समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रह सकते हैं इस 1 घंटे के अंदर। किरण, आज के बैंक निफ्टी 1 घंटे के लेवल्स क्या हैं? बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 24,000 से लेकर 24,100 को देखने को मिलेगा, जो कि टूटना नहीं चाहिए। अगर गैप डाउन से खुलते हैं और इन लेवल्स पे खुलते हैं तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। वापस एक बार हम 24,250, 24,300 तक आ सकते हैं 1 घंटे के लिए। पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और हम जो कल के लोज थे, जो कि करीबन 24,274 के लोज थे, 275 के लोज थे, ये अगर टूटते हैं तो थोड़ी सी मंदी देखने को मिल सकती है और फिर हम फिसलते नजर आ सकते हैं 24,150। पर एक्सट्रीम तेजी अगर 24,400 क्रॉस करती है तो एक्सट्रीम तेजी देखने को मिलेगी। तो वेरिड व्यू है, मार्केट कहां पे खुलेगा उस हिसाब से आपकी पोजीशन करनी चाहिए। इस बीच निफ्टी के अंदर इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू है और अभी इंडिकेटिव टिक्स के हिसाब से आप देखेंगे कि थोड़ा हरा निशान हमको मिल रहा है। ये कल की क्लोजिंग का टिक, और अभी इंडिकेटिव टिक्स धीरे धीरे मार्केट्स के अंदर पैन आउट हो रहे हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे इस बार टिक ठीक हैं। अब हालांकि बैंकिंग कल्प्रिट रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन बैंकिंग के अंदर जो इंडिकेटर्स हमको मिल रहा है, स्पेशली एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई, ये अभी थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि बाजार आज पॉजिटिव नोट पे रह सकता है। ये पिछले 10 साल का जो हमने डाटा देखा मुहूर्त ट्रेडिंग का, उससे भी हमको यही चीज समझ में आ रही है कि बाजार में भी डरने की बात नहीं है। शायद इस बार का भी मुहूर्त ट्रेडिंग ठीक रह सकता है। ये आपके सामने डाटा रहा है, और निफ्टी मिड कैप के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही दिवाली से दिवाली तक। अभी जो इंडिकेटिव टिक्स मिल रहे हैं उसमें जो फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं, HUL, टाटा मोटर्स, जो लास्ट ट्रेड थे उसमें भी काफी बेहतर ही हमको प्रदर्शन अभी दिख रहा है। थोड़ा वॉल्यूम आज कम रहेगा, एक तो वैसे भी वॉल्यूम कम ही है क्योंकि लंबी छुट्टी थी बाजार में। ये ट्रेडिंग जो रहता है मुहूर्त ट्रेडिंग, ये एक तरह का शगुन होता है, हाँ। जिसमें इस्तेमाल होती है आज की ट्रेडिंग। तो ये थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ रहेगा, लेकिन यही प्राइस आपको मंडे को बेस प्राइस की तरह काम करेंगे। जब बाजार खुलेगा मंडे को तो आज की क्लोजिंग से ही कंपेयर किया जाएगा। इस 1 घंटे को एक्चुअल ट्रेडिंग समझते हुए ये बेस मान लिया जाता है। तो आज जो टिक्स हमको मिल रहे हैं इंडिकेटिव टिक्स के अंदर, वो आपके सामने सब दिख रहे होंगे, अभी आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू होंगे। निफ्टी करीब 80 पॉइंट ऊपर हमको दिख रहा है और 10,290 पे है। अब ये सेटल हो जाएगा, ये 23 पे सेटल होगा 6:23 पे। और आप सेंसेक्स भी देखिए करीब 130 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक के अंदर दिख रहा है। कुछ एक और शेयर्स भी दिखा सकते हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स, ये अच्छी क्लोजिंग पे भी था। अंबुजा सीमेंट अभी हमको बता भी रहे थे निपुण की, ये सीमेंट पे ध्यान रखें। सीमेंट में दोनों कंपनीज ने अच्छे नंबर्स दिए। एसीसी एंड अंबुजा, एशियन पेंट्स करीब 1.5% ऊपर खोलने की तैयारी कर रहा है। ऑरो फार्मा ये करीब 1.5% ऊपर खोलने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिखाई एक बार, ये एक्सिस बैंक आप देखिए, ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये मेन कल्प्रिट था, 9% नीचे था, लेकिन आज इंडिकेटिव में ऑलमोस्ट फ्लैट खुल रहा है। तो उम्मीद तो करती है कि शायद बाजार आज ज्यादा नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जाएगा। ओपनिंग में तो आपको निराश नहीं कर रहा है, जो भी ओपनिंग टिक्स हमको मिल रहे हैं उससे बिल्कुल निराशा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज करीब 2 से 2.25% और ऊपर है, 940 का प्राइस हमको मिल रहा है। और डिम्पी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस 4% ऊपर था। तो 2 जो स्टॉक्स है जिनमें पक्का नजर रहेगी, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक है एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक में इतना गिरावट आया था, आप देखेंगे कि कोई वैल्यू बाइंग आती है, कोई डेड कैट बाउंस आता है। अभी तो एब्सोल्युटली फ्लैट है, पर जो फर्स्ट नेगेटिव टिक था उसमें एक्सिस बैंक 5% ऊपर था, तो हो सकता है थोड़ी सी बाइंग आ जाए। हम देख रहे हैं कि लुपिन, मारुति, यूपीएल, ये सारे स्टॉक्स अभी हरे निशान में हैं और उनमें तेज़ी दिख रही है इंडिकेटर टिक्स में, और ये अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं। आईओसी भी ऊपर है, अल्ट्राटेक अपने अर्निंग्स पे भी थोड़ा रिएक्ट करेगा और ये चलता ही जा रहा है। बैंकिंग पे फिर भी येस बैंक में थोड़ी सी वीकनेस है, टीसीएस, टेक महिंद्रा ये भी वीक लग रहे हैं। और ठीक है, अब येस बैंक फ्लैट हो गया है, टीसीएस भी फ्लैट है, टेक महिंद्रा 1.5% नीचे है। तो डिप्पी अभी इंडिकेटिव टिक्स में तो मिक्स्ड पिक्चर मिल रही है, पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मजबूती ही दिख रही है। ठीक है, अभी आपको एक और तस्वीर भी दिखाते हैं बाजार की तस्वीर के साथ साथ, क्योंकि आज दिवाली है। उस दिवाली पे हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ी हैं, अनिशा चड्ढा हैं। आप शुक्रिया पहले आपका जी बिजनेस पे समय देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आप मुझे से बात कर रहे हैं? जी, आपसे बात हो रही है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है हमारी? जी, दोबारा एक बार बोलिए। मैं आपको विशेष देना चाहता हूं दिवाली की, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की। और आपको आज जी बिजनेस पे जोड़ के अपने साथ हमको अच्छा लग रहा है, एक कलरफुल दिवाली हमको दिख रही है। और अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता था, आप मार्केट में निवेश करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? जी, मेरे फादर मेरे लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर मैं SIPs में इन्वेस्ट करती हूँ हर महीने। अच्छा, तो आप फादर को ट्रेनिंग देते हैं कि फादर आपको ट्रेनिंग देते हैं? मेरे फादर भी ये देख रहे होंगे शायद। हाँ, ऑफ कोर्स वो देख ही रहे होंगे। अभी तक तो फादर, देखिए वन वे स्ट्रीट ही होती है फादर और डॉटर के बीच में, वो हमें ट्रेनिंग देंगे और हम लेंगे। अच्छा, तो आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके लिए भी हैप्पी दिवाली। ठीक है, मैं भी आपकी तरफ से उनको हैप्पी दिवाली बोल देता हूँ। अगर मैं भी आपकी तरफ से आपके फादर को हैप्पी दिवाली बोल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता था, जब आप SIP में निवेश करते हैं तो आपका फोकस एरिया क्या रहता है? मुझे इतना पता है कि मैं जिनके साथ इन्वेस्ट करती हूँ वो उसको डिवाइड करते हैं 3 डिफरेंट SIPs में, ताकि वो डाइवर्सिफाई रहे मेरा अकाउंट। तो आप जो SIPs में इन्वेस्ट कर रही है ऋचा, इसकी सलाह आपको किसने दी और आपको क्या बताया इसके बारे में? आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रही है और आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इसमें बनी रहेंगी? आई थिंक लॉन्ग टर्म बनने में ही सेंस है, बिकॉज इतना इंडिया की प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है उसे देखते वक्त मुझे लगता है कि ये एक वाइज इन्वेस्टमेंट रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। एंड कैन यू हियर मी? या मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, पर जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं SIP में, आपने कोई टारगेट या कोई लक्ष्य रखा था? आपने क्या सोचा था कि इतने समय बाद मैं निकल जाऊंगी, जो मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं घर लूंगी, या आपने कोई टारगेट रखा है अपने लिए? नहीं, आई एम नॉट लुकिंग एट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, बट मुझे एडवाइस करने के लिए एक बहुत ही केपेबल कंपनी है, तो मैं उन्हीं की सलाह सुनकर इन्वेस्ट करती हूँ। चलिए ठीक है, आपसे हम चर्चा के भी आगे भी बढ़ाएंगे, आपसे अभी और भी हमको बातें करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज स्क्रीन पर अपने साथ जोड़ते हुए, लेकिन अभी मार्केट्स में इंडिकेटिव टिक ऑलमोस्ट फ्रीज होने की तरफ है। 6:30 बजे बाजार के अंदर एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू हो गई, और जो फ्रीजिंग हमको मिल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब ₹1.5 ऊपर है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले करीब 2-2.5% ऊपर था, तो ये लो वॉल्यूम के साथ है, और लो वॉल्यूम में टिपिकली ऐसा होता ही है। पावर ग्रिड आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक बार एक्सिस बैंक भी दिखाइए कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं कि एक्सिस बैंक एज इट इज ही है। निफ्टी हालांकि ऑलमोस्ट अब फ्लैट खुल रहा है, पहले लग रहा था कि 50 पॉइंट कम को गेन देगा। यस, एक्सिस बैंक आज भी अपनी कल के प्राइसेस हैं 9% नीचे। अभी ये जो फ्रीजिंग हुआ है शायद कुछ में टेक्निकल प्रॉब्लम, बट ये शायद फ्लैट ही खुलेगा, क्योंकि अभी इंडिकेटिव में जो हमको प्राइसेस मिल रहे थे वो डाउनफॉल के ही थे, वो तो नुकसान के ही थे। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग दे रहा है, ये 72 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त के साथ देगा, लेकिन ये बड़े इंडाइसिस हैं तो 70 पॉइंट्स को ज़्यादा अहमियत रखेगा। तो मार्केट के अंदर टिक्स तो फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट है।
अभी तो फ्लैट ही चल रहा है और वॉल्यूम्स थोड़े कम रहेंगे, पर मुहूर्त ट्रेडिंग काफ़ी ऑस्पिशियस मानी जाती है। जो सारे ट्रेडर्स साल भर ट्रेडिंग करते हैं, इस दिन में तो पक्का ही अपना एक ट्रेड रखते हैं और हम नज़र बना के रखेंगे कि मार्केट्स में क्या हो रहा है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुई है और सेंसेक्स 0.25% ऊपर ही है। बस आज एक और चीज़ है डिम्पी की इक्विटीज़ के साथ कमोडिटीज़ मार्केट में भी साइमल्टेनियस ट्रेडिंग होने वाली है 6:30 बजे। तो हम आपको जी बिजनेस में इक्विटीज़ और कमोडिटीज़ दोनों के रुझान दिखाएंगे, क्या ट्रेडिंग होती है, कहाँ एक्शन बना रहता है, वो सब हम आपको बता के लाएंगे। ठीक है, मृत्युंजय है हमारे साथ। मृत्युंजय, आज गोल्ड के अंदर ओपनिंग थोड़ी स्ट्रांग होने वाली है क्या? बिल्कुल डिम्पी, संकेत इस बात के मिल रहे हैं और तेजी की कुछ महत्वपूर्ण वजह है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस डॉलर में कमजोरी आई है और आमतौर पर जब भी डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं, सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं और जब भी दुनिया में तनाव के हालात बढ़ते हैं तो उस दौरान शेयर बाजार से लोग पैसा निकालकर कमोडिटी मार्केट में और खासकर गोल्ड में लगाते हैं, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सुरक्षित माना जाता है। और इसके अलावा ETF की डिमांड बढ़ी है। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वजह है जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और इन सब के अलावा जो डोमेस्टिक मार्केट के फंडामेंटल हैं, जो सेंटीमेंट हैं, वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। 2-3 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं डोमेस्टिक मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हमने देखा है, आगे भी देख सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्वेलरी और गोल्ड बिजनेस को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बाहर किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीद पर भी पैन कार्ड या KYC फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। अब यह लिमिट बढ़ाकर एक बार फिर से 2 लाख रुपए कर दी गई है। तो इससे मार्केट में एक राहत लौटी है और फिजिकल बाइंग गोल्ड की बढ़ने की बात की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमोडिटी बाजार का MCX यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्च हुई है, इसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप ओवरऑल ट्रेड के ऊपर देख पाएंगे। ठीक है मृत्युंजय, अभी एक खबर भी आई है कि सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट्स पे फिर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस की है, इससे भी क्या गोल्ड प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट आएगा? निश्चित तौर पर अनिशा, क्योंकि अगर जब इंपोर्ट में कमी आएगी तो बाजार में डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होगी, जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखेगा। और भारत में कुल कंजम्पशन का करीब 95% गोल्ड का इंपोर्ट होता है, लिहाजा अगर इंपोर्ट पर कुछ और यहाँ पर शिकंजा कसा जाता है, उसका सीधा इम्पैक्ट सप्लाई के ऊपर दिखेगा, जिसका रिफ्लेक्शन आप प्राइस के ऊपर देख पाएंगे। ठीक है मृत्युंजय, हमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे गेस्ट निपुण मेहता और किरण यादव भी है। निपुण, अब ज्वेलरी स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहिए? पिछले 1-2 महीने में हमने काफ़ी तेज़ी देखी है यहाँ। आपको लगता है कि और भी रूम है अपसाइड के लिए कि थोड़ा सा कॉशियस बनना चाहिए? आई थिंक ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री हमने कुछ वॉलेटिलिटी देखी है गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, बट जैसे जैसे ये रेगुलेशंस ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं एक सर्टेनिटी दिखने की ज़रूरत है। आई थिंक जैसे 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 रिसेंटली जो 50,000 के ऊपर जैसे आप कह रहे थे KYC के रिस्ट्रिक्शन था, उसकी वजह से क्लियरली एक फ़र्क पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे रेगुलेशन स्टेबल होते जाएंगे वेरी क्लियरली हम काफ़ी कस्टमर्स को वापस आते हुए देखेंगे। एज इट इज़ फेस्टिव सीज़न है, जिसकी वजह से काफ़ी सेल्स हमने अच्छे देखे हैं across the entire jewelry space. I think overall इंडिया में गोल्ड की डिमांड है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में जहाँ से जो खरीदारी हो रही थी उसके कंपैरिजन में एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में एक जो ज्वेलरी स्पेस है, शॉप्स हैं, उसमें एक शिफ्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से वेरी क्लियरली एक हम अपटिक देख रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ में, ऑब्वियसली मार्जिन्स में भी। और ये आगे जाके आई थिंक इन वर्चुअली ऑल ज्वेलरी वन नीड्स टू बी सिलेक्टिव, लेकिन एंटायर ज्वेलरी स्पेस में ये समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल 1 या 2 कंपनी छोड़ के ये एक एज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ये बहुत छोटी कंपनियां हैं, लेकिन जहाँ पे भी लार्जर कंपनीज हैं उसमें एक ट्रैक्शन, अपवर्ड ट्रैक्शन हम आगे जाके भी ग्रोथ में और सेल्स में देखेंगे। ठीक है, आज के हमको मुहूर्त ट्रेडिंग के शेयर्स मिले। एक तो हमने रजत ने हमको कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हमारे सामने रखी थी, किरण भी रिकमेंडेशन हमको दे रहे हैं कि आज आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बार जो गैस बेस्ड कंपनीज हैं
IGL, महानगर, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। आज थोड़ी देर पहले हमारे साथ हेमंत ठुकराल भी थे, उनसे भी हमने कुछ एक ट्रेड पूछे थे और उनसे भी हमने राय ली कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर कौन से शेयर हैं जिस पे हमको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी आप देखिए, एक एक करके आपके सामने ग्राफिक्स आते रहेंगे क्योंकि 2 मिनट है अभी बाजार खुलने में। आप जरा ट्रेडिंग कॉल्स देखिए उनकी। पहला उनका अशोक लीलैंड है, 145 का टारगेट वो दे रहे हैं कि इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये आज का ट्रेडिंग सेशन और मंडे के हिसाब से भी है, 120 का एक स्टॉप लॉस है। इसके अलावा उनकी जो दूसरी कॉल है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, निपुण भी काफी बुलिश दिख रहे हैं इस पे, 985 टारगेट एंड 870 का एक स्टॉप लॉस है। थर्ड वन इज सेंचुरी टेक्सटाइल, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। उनकी लिस्ट में एक सेंचुरी टेक्सटाइल शेयर भी है जो कि फोकस्ड है और 1445 के टारगेट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये शेयर भी चल जाएगा। 1280 का एक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो एक सेलेक्टिव ट्रेडिंग कॉल्स हमको हेमंत की तरफ से भी आती हुई दिखी हैं। आप IGL, MGL, रेमंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेंचुरी टेक्सटाइल, 1000 रुपए के टारगेट के लिए रेमंड्स, ये कुछ एक सिलेक्टिव कॉल्स है। इन्हीं के साथ आज मुहूर्त ट्रेडिंग करके अपने दिन को आप बेहतर करिए सर। बिल्कुल, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो एक स्टॉक पे जहां पे नजर रखनी चाहिए वो है NBCC। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने एक बहुत अच्छा बेस बना लिया है और अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने इसको फ्लैट कंसोलिडेट करता नजर आ रहे हैं। तो 253 254 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये एक बार निकल जाए तो ये सीधा 270 पे चल सकता है। तो मेरी नजर आज की ट्रेडिंग के हिसाब से टिल मंडे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो NBCC पे नजर रखनी चाहिए। 254 के ऊपर एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग बाय रेकमेंड करूंगा और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 248। यानी स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है और टारगेट काफी दूर है, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सौदा रहेगा इसमें। ठीक है किरण, हमने आइडिया और भारती दोनों में काफी तेजी देखी है पिछले हफ्ते, यहाँ कोई स्ट्रैटेजी? नहीं, मुझे लगता है कि आइडिया ने बहुत वर्टिकल मूव दिला दी है। 72 से लेके करीबन 90 तक गया है और इधर से कल के 17 में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि इधर साइडवेज ही मूव रहेगा, इधर से बहुत ज्यादा अप मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद ये टाइम करेक्शन करेगा और उसके बाद एक नेक्स्ट मूव आएगी। इस बीच मार्केट के अंदर टिक्स आना शुरू है और आज इस शुभ मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर 5 अंकों की मामूली गिरावट के साथ निफ्टी ओपन कर रहा है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, हरे निशान में खुला था लेकिन अब सिर्फ 16 अंकों को नुकसान। लेकिन आप गोल्ड की ओपनिंग भी देखिए क्योंकि आज इक्विटीज में भी कामकाज है। ये 56 रुपये ऊपर खुल रहा है सोना। मृत्युंजय हमको पहले बता रहे थे कि सोने को लेकर थोड़ा सा बुलिश व्यू रखना चाहिए, तो आज ओपनिंग ठीक हुई है। इक्विटीज में बिल्कुल फ्लैट है, 10,197 यानी कि 10,200 के नीचे भी निफ्टी है। सेंसेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ एक शेयर्स भी देखिए, खासकर ICICI बैंक एक बार दिखाएं, यहाँ पे किस तरह का ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करीब 1.5% का नुकसान है अभी। एक्सिस बैंक एक बार ये भी आप दिखा सकते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर आज थोड़ी फिर से नेगेटिविटी है लेकिन ये ज्यादा नहीं है, 3-3.5 पॉइंट का ही अभी तक नुकसान, यानी कि रुपए का नुकसान अभी तक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक बार आप शो आउट कर सकते हैं कि रिलायंस के अंदर कैसा ट्रेड हुआ है। वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 4 रुपये ऊपर है। आप एक बार दिखाएं, आप ग्रैन्युलस इंडिया ये करीब 2% ऊपर खुल रहा है। UBL के अंदर करीब 2% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ सरकारी बैंक हैं, कॉरपोरेशन बैंक, यहाँ पे ओपनिंग थोड़ी सी ठीक लग रही है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं दे रहे, करीब 1% ऊपर है। हालांकि बहुत लिमिटेड है आज की गेनर्स और आज के लूजर्स जो हमको दिख रहे हैं मार्केट पे। एक बार मिड कैप के भी कुछ गेनर्स आप दिखा सकते हैं। मिड कैप के गेनर्स में आज आप देखेंगे एक बार बॉम्बे डाइन, ये करीब 2 से 2.25% फिर से ऊपर खुल रहा है। परसिस्टेंट के अंदर करीब 3% तक की मजबूती है। क्रिसिल, कंसाई, नैरोलैक ये करीब 1 से 1.5% तक की मजबूती हमको दिखा रहे हैं। ये कुछ एक मिड कैप गेनर्स हैं जो इस 1 घंटे के ट्रेड के अंदर 1 से 1.5% तेज हैं। इंडियन होटल्स के अंदर भी करीब 1.5% तक के आसपास की मजबूती है। डी मार्ट ये आज का शेयर करीब 13% ऊपर है। टोरेंट पावर, टोरेंट ग्रुप के फार्मा एंड पावर बहुत अच्छा चल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, आज भी करीब 1% ऊपर खुल रहे हैं। कुछ हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज वो भी अच्छा चल रही है, जैसे फाइनेंस करने वाली इंडिया बुल हाउसिंग, दीवान हाउसिंग ये करीब 0.5% ऊपर है और PNB हाउसिंग भी ये करीब पॉजिटिव ही खुल रहा है।
एक कंजम्पशन वाली स्टोरी है। जुबिलेंट फूडवर्क पे बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, वो आज भी हरे निशान में खुल रहा है इस ट्रेडिंग सेशन में। ये कुछ एक मिड कैप के गेनर से जिन्होंने आज बड़ा दिखाई है। जरा लूजर्स भी दिखा सकते हैं आप, फ्रंट लाइन लूजर्स, मिड कैप लूजर्स जो आज थोड़े कमजोर हमको बनते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स ही है, डिम्पी, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, सारे बैंक्स में आज वीकनेस ही है। तो बैंक निफ्टी पे भी लगता है थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। कुछ टेक्नोलॉजी शेयर्स भी वीक लग रहे हैं और कोई कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें खबर थी वो भी देख लेते हैं। जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये खबर है कि उनको नवी मुंबई का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिला है, तो ये एक स्टॉक है जो आज अच्छा कर रहा है। काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छी तेज़ी दिखी जा रही है। हम देख रहे हैं यूनिटेक में, पूर्वांकरा में, बॉम्बे डाइंग में, यहाँ अच्छी एक्टिविटी देखी जा रही है। पर ये तो है ही कि आज वॉल्यूम्स थोड़े कम है। आइडिया सेलुलर भी स्ट्रॉन्ग है और हम देख रहे हैं ग्रैन्यूल्स भी स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस कम्युनिकेशन ऊपर है और टाटा टेली पे भी नज़र बना लेते हैं, क्योंकि टाटा टेली पे खबर आ रही है कि वो कुछ फंड रेजिंग देख रहे हैं और फंड रेजिंग 20,000 करोड़ की भी हो सकती है, नियरली 5% ऊपर। तो ये कुछ शेयर्स है डिपी जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स है जो अपनी न्यूज़ पे भी रिएक्ट कर रहे हैं। निपुण, आज की ओपनिंग आपको कैसे दिख रही है? कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ही हैं जो पहले कंजम्पशन वाला थीम था वो चल रहा है, हाउसिंग वाला थीम है वो भी आज वो ही चल रहा है। वेल डिम्पी, जनरली दिवाली के दिन जो भी ट्रेडिंग होता है वो एक इसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स हम नहीं देखते हैं। एक इंडिकेटिव एक मामूली से ट्रेड सब लोग सेंटिमेंट के लिए करते हैं। आई थिंक जनरली हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, कोई ट्रिगर्स अगर ना हो तो आज भी हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूवमेंट ओवरऑल मार्केट्स में होगी नहीं। आई थिंक ऑल्सो कि लंबा वीकेंड है, उसकी वजह से कोई एक सिग्निफिकेंट पोजिशनल ट्रेड्स नहीं होंगे। आई थिंक जो भी मार्केट मूवमेंट होगी वो टिपिकली अगले हफ्ते से हम देखेंगे। हमें देखें तो हांगकांग मार्केट में आज ऑलमोस्ट 2% गिरावट हुई थी। तो एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कुछ हैं जिसकी वजह से कुछ मार्केट्स में नर्वसनेस है। और अदरवाइज देखें जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अगर इग्नोर कर दें तो वेरी क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे हैं। यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, उसी तरह जापानीज़ मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यूरोप के कई मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे हैं। तो जब तक इस तरह की लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स में रहेगी, ग्रोथ हम जिस तरह से देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में उस तरह से आता रहेगा तो वेरी क्लियरली इस तरह से मूवमेंट देखेंगे। लेकिन वेरी क्लियरली ये सोच रखनी चाहिए कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहेगी। मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से देखें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की वजह से देखें, आई थिंक अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और यही नज़र रखते हुए निवेश करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है निपुण, इस बीच आप देखिए वेल्सपन इंडिया ये करीब 3-3.5% ऊपर है। बॉम्बे डाइंग के अंदर भी आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है अर्ली ट्रेड्स पे ही। तो कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स जो इक्विटीज में चल रहे हैं, क्योंकि आज कमोडिटीज का भी मुहूर्त ट्रेडिंग चल रहा है, तो एक बार कमोडिटी मार्केट का भी पूरा देख लेते हैं। आज ओपनिंग कैसे रही है मृत्युंजय? है बाजार की मुहूर्त ट्रेडिंग में वो तेजी के साथ हुई है। गोल्ड का मार्केट आज मजबूती के साथ ओपन हुआ है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हरे निशान में ट्रेड है, यानी बाजार कहीं ना कहीं मुहूर्त ट्रेडिंग को सलामी दे रहा है। 29,650 का स्तर एमसीएक्स पर गोल्ड में आप देख पा रहे हैं। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी मजबूती है, करीब 17 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव और 39,755 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में कमजोरी है और क्रूड का मार्केट करीब 1.5% नीचे है, 3352 के स्तर पर एमसीएक्स पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। और कॉपर की बात करें मेटल मार्केट में मजबूती है, करीब आधा फीसदी ऊपर है कॉपर का बाजार, 454 के ऊपर एमसीएक्स पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकल में मजबूती है, यानी पूरे मेटल पैक में चाहे वो बेस मेटल्स हो चाहे वो प्रीशियस मेटल हो, यहाँ पर तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। निकल में मजबूती है, जिंक में भी यहाँ पर, जिंक में हालांकि दबाव है लेकिन 205 के आसपास मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ मुरुगांग परांजपे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से एसएनसी ग्लोबल के एमडी डीके अग्रवाल जुड़े हैं। सबसे पहले सर आप दोनों लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल मिस्टर परांजपे आपसे ये होगा, आपके लिए इस बार की दिवाली कुछ खास इसलिए है क्योंकि आपने मार्केट को और कमोडिटी बाजार में ट्रेड करने वाले लोगों को एक नया तोहफा दिया है, दिवाली गिफ्ट दिया है ऑप्शन के तौर पे।
क्या लगता है आपको बुलियन मार्केट की चाल, स्पेशली आज गोल्ड का मार्केट तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल आप कैसा सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट का देख रहे हैं? ऑप्शन को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट पर क्या इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले मृत्युंजय जी, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी निवेशकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आने वाला साल सबके लिए बहुत ही आनंददायी हो, यही मेरी सबके लिए एक प्रार्थना रहेगी। अब जहाँ तक हमारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो हमें पहले 2 दिनों में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जिस तरह से हमने मार्केट में ज्वेलर्स के साथ जिस तरह से हमने पूरी वैल्यू चेन के साथ बात की थी, हमें ये देखते हुए मिला कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले दिन 1500 करोड़ से ज़्यादा इसमें टर्नओवर हुआ, दूसरे दिन भी बहुत ही अच्छा टर्नओवर था। ठीक है, आज भी जो इंटरेस्ट है, तो हम सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मार्केट अपना लेगा और आगे चलते हुए हमें इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिखेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भागीदारी यहाँ पर बढ़ रही है। डीके अग्रवाल जी, आज मार्केट में तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि उन लोगों को अब मार्केट में एंटर करना चाहिए? एक बड़ी तेजी आगे खड़ी है। धन्यवाद मृत्युंजय। सबसे पहले मैं अपने जी बिजनेस के दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भगवान से प्रार्थना है कि सभी के लिए अगला साल बहुत ही मंगलमय और शुभ हो। जहाँ तक कमोडिटी मार्केट में तेजी की बात है, अगर हम देखें संवत 2073 में ये एक बोलें तो कमोडिटी का ईयर रहा है और कमोडिटी ने इसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। खासकर बेस मेटल्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 20% से ऊपर का रिटर्न बेस मेटल्स ने दिया है। और अब हम आज संवत 2074 में एंटर कर रहे हैं और आज ये मुहूर्त ट्रेडिंग है। और मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब होता है एक बड़ा शुभ समय जिससे कि हम अपने नए सौदे की शुरुआत करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि बड़े सही टाइम पे ऑप्शंस की शुरुआत हुई है कमोडिटीज के अंदर, जो कि 65 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हम बोलेंगे इसको कि एक गेम चेंजर है। ओके, और इसकी वजह से भी काफी पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो, ठीक है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि एक गेम चेंजर मेरा ये मानना है कि बिल्कुल जैसे गोल्ड है। जी कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जो कमोडिटी में ऑप्शंस आई है, क्योंकि अभी जो कमोडिटी मार्केट है, ये मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का एक मार्केट होता है। ओके, जैसे इक्विटी मार्केट है, यहाँ पर हम सेविंग्स को चैनलाइज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो कमोडिटी मार्केट है, ये हेजिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए और फेयर प्राइस डिस्कवरी का मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनेगा। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि हेजिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग पर सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं जी बिजनेस पर। कमोडिटी और इक्विटी का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी डिम्पी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डिम्पी, आज बाजार में रौनक है, खास करके कमोडिटी मार्केट में, और अभी आपने हमारे 2 एक्सपर्ट को सुना, काफी बुलिश है मार्केट के ऊपर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दिवाली फायदे वाली हो रही है। बिल्कुल फायदे वाली दिवाली है और इक्विटीज मार्केट में भी काफी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। मेरे साथ 2 मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। निपुण, पहले तो आपका शुक्रिया आज दिवाली वाले दिन हमको समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सलाह हमेशा से हमारे लिए कारगर रही है और आज भी आप जो सलाह दे रहे हो काफी बेहतर रही। मेरे साथ संजीव भसीन है। संजीव हमेशा से नंबर्स क्रंचिंग बहुत अच्छी करते हैं। जब भी इनसे आप राय लेंगे आपको हमेशा फैक्ट के साथ ये आपको बताएंगे। और मेरे साथ देवेन चौकसी भी जुड़े हैं, चौकसी सिक्योरिटीज के। और देवेन भाई का क्या कहना है? ये तो खैर मार्केट के वेटरन है, ये बाजार को उस समय से देख रहे हैं और उस समय से जी के साथ जुड़े हुए हैं जब बाजार अपने बहुत ही इनिशियल स्टेज में ग्रो कर रहा था। तो देवेन, आपका भी शुक्रिया। दिवाली आपको बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभकामनाएं सर। संजीव जी, आपको भी हैप्पी दिवाली, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी परिवार की तरफ से। तो संजीव, आपसे शुरू करें। आज भले मुहूर्त ट्रेडिंग का एक छोटा सेशन है, छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं लोग एक शगुन के तौर पर, लेकिन ये बाजार आपको ठीक तो लग रहा है? लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि यहाँ थोड़े बहुत हिचकोले खाएगा लेकिन बाजार अच्छा है। हाँ, पहली बात तो डिम्पी, आपको, आपके चैनल को, सब परिवार और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, आज आपको दिख रहा है कि पहली दिन आपके पास 1 घंटे का सेशन है और एक ग्लोबल मार्केट करेक्शन काफी जोर से दिख रही है। द हैंग सेंग फेल मोर देन 2% और हमें लगता है आज यूएस में 2 दिन ये कांग्रेस से प्रेशर रह सकता है।
हमें लगता है मार्केट्स आर फुली पीक्ड और यहाँ से करेक्शन कैन बी सीवियर। सो अब आपको थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, थोड़ा सा कैश रेज करिए, वेट फॉर मार्केट्स टू करेक्ट एंड देन लुक टू बाय। मार्केट्स एक लिक्विडिटी के ऊपर ही चले जा रही हैं विदाउट मैक्रोस कैचिंग अप और एनी अर्निंग्स, और उस कारण से अगर शैलो ग्रोथ रहेगी तो सूनर रादर देन लेटर दे विल बी अ करेक्शन। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना फॉर द नेक्स्ट 30 to 60 days इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ द डेज। ठीक है देवेन, क्या आप भी मानते हैं कि मार्केट में थोड़ी गिरावट आ सकती है जब ये 4 दिन की छुट्टी के बाद हम वापस आएंगे? आप क्या रखेंगे अपने फोकस पे, अपने रडार पर? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे संजीव ने कहा हैंगसेंग 2% नीचे है और स्पेन में कैटलोनिया को लेके काफ़ी चिंताएं हैं, तो क्या आप ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले तो आप सर्वों को दिवाली की खूब शुभकामनाएं। मेरा ऐसे एक मानना है कि हम जब बुल मार्केट के अंदर है, ये बुल मार्केट के अंदर करेक्शन आना स्वाभाविक है। कारण कोई भी हो सकता है, यू मे हैव जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसके हिसाब से कोई कारण से मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है, या दूसरे कोई भी कारण से मार्केट में करेक्शन आ सकता है। ये जो करेक्शन मार्केट में आता है उसको एक अपॉर्चुनिटी गिना जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक चीज़ देखते थे कि 19 अक्टूबर 1987 वहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था, एंड आई थिंक मार्केट क्रैश वाज लेड बाय हांगकांग, और ऑन 22 अक्टूबर दैट इज 3 days आफ्टर इमीडिएटली द मार्केट सर्च द न्यू हाई। सो मेरा ऐसा एक मानना है कि आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर आप आए हो, मार्केट के अंदर कोई भी करेक्शन आता है और मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स इंटेक्ट है कंपनीज के, तो आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है करेक्शन के अंदर। सो मैं कोई करेक्शन के हिसाब से मार्केट के अंदर कोई व्यू नहीं लेता हूँ दूसरा कुछ, बट आई एम थिंकिंग कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जो करेक्शन कोई शार्पर डिग्री का मिलता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गिन के इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए इन्वेस्टर को, इसको मौका में उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है देवेन, ये आपका भारतीय एयरटेल और आइडिया पे व्यू क्या है? ये टेलीकॉम स्टॉक्स ने हैरान किया अपने इस बार ट्रेडिंग के मूव से, और हमको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी तेजी से और इतनी अच्छी रिकवरी इन दोनों में आएगी रिलायंस के नंबर्स के बाद, और आइडिया और भारतीय एयरटेल आज भी चल रहे हैं। आपका व्यू क्या है? ट्रेडर्स को भी अब ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाले तो खैर देखते थे इन शेयर्स को। रेवेन्यू मॉडल बिल्ड करने में टाइम लगेगा दोनों कंपनी के अंदर, क्योंकि एक बात पक्का है कि जो रिलायंस का जियो का जो परफॉर्मेंस है उसका परफॉर्मेंस के अंदर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस आ रहा है। भारतीय और आइडिया दोनों के अंदर वॉइस और डेटा टेलीफोनी अलग अलग चल रहे हैं। जब तक ये नेटवर्क कन्वर्ज नहीं होता है और इनका रेवेन्यू मॉडल जो वॉइस पे से जो आ रहा है आज की तारीख में, वो रेवेन्यू मॉडल वहाँ से रिप्लेस होकर डेटा में जाना है, तो वो ट्रांजिशन पीरियड इन दोनों कंपनी के लिए थोड़ा बहुत पेनफुल हो सकता है। ऑफकोर्स मैं नहीं मानता हूँ कि आई थिंक उसके अंदर कोई कंपनी को दूसरी कोई जगह से हम लोग वीक गिनते हैं, बट एट द सेम टाइम उसको टाइम लगेगा ये रेवेन्यू मॉडल बनाने के लिए, डेटाबेस रेवेन्यू मॉडल बनाने के लिए। तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 2018-19 would be the year in which I think you will see the first signs of some stability in the revenue. But before that, according to me, I think ये दो कंपनी के अंदर थोड़ा चैलेंजेस ज़्यादा रहेगा रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए। इस बीच कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए आप, 63 मून्स करीब 10% ऊपर है। आप देखिए IFB एग्रो करीब 11% ऊपर है। ये इंडिकेटिव टिक्स के साथ जो हमको मिल रहे थे उसमें भी लग रहा था कि शायद 63 मून्स चल सकता है। अब मोहरे ट्रेडिंग भले वॉल्यूम कम है आप, लेकिन प्राइस का देखिए एकदम से कितना स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। 63 मून तो सर्किट पे है, ये करीब 10% का सर्किट पे फ्रीज हो गया है। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मून पे ही चढ़ा हुआ है 63। और एक शेयर आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ, आप मिड कैप कैटेगरी से ही आप वो शेयर देखिए GNFC, ये शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा है, आज फिर से 6% ऊपर है। बॉम्बे डाइन की बढ़त भी करीब 5% ऊपर आ चुकी है। किरण जरा एक दो शेयर, एक रैलीगर भी आप देखिए, ये भी एक ट्रेडिंग मूव का एक शेयर बन गया, 3-3.5% ये शेयर भी ऊपर है। ऑलमोस्ट बाजार खुला हुआ अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, लेकिन 15 मिनट में इन शेयरों ने 4-5% तक की बढ़त बना ली है। ये GNFC पे किरण आपका व्यू क्या है? अभी होल्ड करेंगे इन सौदों को? बिल्कुल होल्ड करने की सलाह होगी। हमने जो रैली देखी है 300 से लेके करीबन 470 तक, ये बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से आई है। ऐसे वॉल्यूम्स इस स्टॉक में कई सालों में नहीं देखने को मिले थे। तो फ्रेश एक्टिविटी देखने को मिल रही है, फ्रेश डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि इन लेवल्स पे हम फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहे। हमारा ये मानना है कि आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके पास है, और वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीबन 420 का आता है करंट लेवल्स पे, क्योंकि हमने एक वर्टिकल रैली देखने को मिली है। तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रहेगा, क्योंकि इधर से थोड़ा सा टाइम करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। पर जिस तरह से लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, मेरा मानना है कि ये एक री रेटिंग हो रहा है इस काउंटर में, और आपको अगले साल ये करीबन 750 के करीब देखने को मिल सकता है। ये भी एक
मुहूर्त पिक की और मुहूर्त पिक की एक सजेशन रहेगी। जी, तो आप लगातार देख रहे हैं बड़ी कवरेज कमोडिटी और इक्विटी मार्केट पर। सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग पर। हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। मिस्टर परांज पे मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, हालांकि आपसे हमने कई बार पूछा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज दीपावली के दिन काफी शुभ मुहूर्त है, तो आप हमारे दर्शकों को अगर बता पाएं कि अगली प्लानिंग आपकी किस कमोडिटी में ऑप्शन लाने की है। मृत्युंजय जी, जैसा पहले आपने भी जिक्र किया, बात हम लोग कर रहे हैं कि किस कमोडिटी में हमें देखना चाहिए। सेबी के जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्यूचर्स का जो अंडरलाइंग वॉल्यूम है उसके बेसिस पे हम आगे की कमोडिटीज़ देख सकते हैं। हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी कमोडिटी हम लाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो, दोनों ट्रेडर्स और हेजर्स हो। तो इस समय जो 6 या 7 कमोडिटीज़ हैं जो क्वालिफाई करती हैं, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, क्रूड है, नेचुरल गैस है और एग्रीकल्चर में भी कॉटन और सीपीओ है। ये सातों कमोडिटीज़ पे हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन सबसे पहला हमारा तो कदम यही रहेगा कि हम गोल्ड को पूरी तरह से सक्सेसफुल करें, ताकि हम लोग सब मिलके सेबी को ये साबित कर सकें कि ऑप्शंस एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और सेबी हमें बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फिर मजदूरी दे। डीके जी, बुलियन मार्केट के अलावा कमोडिटी मार्केट में और आपको कहां पर निवेश का सबसे बेहतर मौका आज के दिन दिख रहा है? देखिए, मेरा ध्यान बेस मेटल्स पे काफी पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि अगली जो तेजी हमने पिछले साल बेस मेटल में देखी थी वो तेजी कंटिन्यू रहेगी और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सब में अच्छी तेजी लगती है और उम्मीद है कि इसमें 12% से लेकर 18% की रिटर्न इसमें आ सकती है इन्वेस्टर्स को। खैर, मार्केट्स में आपको ध्यान रखना होगा। हमको लगातार कमोडिटीज़ की भी रिकमेंडेशंस मिल रही है और इक्विटी मार्केट में कैसे ट्रेड करना है ये आप देख पा रहे हैं। कुछ एक शेयर्स और देखिए, इंडेक्स भले एक रेंज में है। केएसबी पंप आप दिखाइए, ये शेयर हालांकि मानसून के आसपास काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये तो पोस्ट मानसून भी हमने देखा काफ़ी शानदार चल रहे हैं। केएसबी पंप ऑलमोस्ट डे हाई पे। पूर्वांकरा, ये शेयर भी काफ़ी अच्छा है, डे हाई पे ये भी बना हुआ दिख रहा है हमको। साथ ही गोवा कार्बन के अंदर भी अच्छी स्ट्रेंथ है। आज तो ऑलमोस्ट फिर से सर्किट लग गया गोवा कार्बन पे। आप देखिए, अब करीब 5% का सर्किट है। केएसबी पंप ऑलमोस्ट करीब 7 से 8% ऊपर है। संजीव, अर्निंग्स के हिसाब से अर्निंग्स कंफर्ट कहाँ पे और डिसकंफर्ट कहाँ पे होगा इस बार, क्योंकि अब अर्निंग्स शुरू हुई हैं। एक्सिस बैंक से हमको फिर से डर लगने लग गया बैंकिंग को देखकर। हाँ, तो डिम्पी, आपको एनर्जी और कमोडिटीज और मेटल्स में सबसे अच्छी अर्निंग्स दिखेगी, बट ऑन द बैक के आपको पता है ऑयल प्राइसेस, रिलायंस ने दिखाया है, रिफाइनिंग मार्जिन्स एंड आई थिंक द होल मेटल बास्केट, चाहे वो फेरस हो, नॉन फेरस हो, दे विल शो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। Second sector would be some of the consumer stocks which can show an uptick, which will be select autos. And thirdly, जो सीमेंट है, जैसे बेस इफेक्ट से एसीसी ने अच्छे नंबर दिए हैं, बट जैसे आपने देखा प्राइवेट बैंक्स, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट लेंडर्स, पीएसयू बैंक्स, कंजम्पशन में द स्टेपल साइड एंड सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी साइड, ये सब अंडर प्रेशर रहेगी। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें लगता है जीएसटी के डिसरप्शन से कंपनीज लाइक एल&टी एंड ऑल कैन शो वीक क्वार्टर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है कि एग्जीक्यूशन हैज बीन विद अ लैग इंडिकेटर। तो सेलेक्ट में आपको बताया जो कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे। ठीक है देवेंद्र, कुछ आज हम फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स देख रहे हैं, डिवीज लैब, अजंता फावा, यहाँ थोड़ी तेज़ी है। और ये जो स्टॉक है सुवेन लाइफ साइंसेज, उसमें हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखी है पिछले 4 दिनों में। कोई व्यू है इन स्टॉक्स पर? आपको लगता है कि खरीद सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल शेयर्स? सो इमीडिएटली जो स्टॉक के आपने नाम बताया उसके ऊपर मेरा कोई इमीडिएट व्यू नहीं है, बट फार्मा स्पेस के ऊपर मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो जेनरिक फार्मा से ब्रांडेड जेनरिक तरफ जो कंपनी गई है और ब्रांडेड जेनरिक के बाद में नाउ द कंपनी विच हैज़ ऑलरेडी गॉन टू दी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए मेरे ख्याल से समय काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आई थिंक फार्मा स्पेस के अंदर वी हैव अ क्लियर व्यू ऑन कंपनीज लाइक सन फार्मा, सिप्ला एंड ग्लेनमार्क, वेयर वी रिमेन डिस्टिंक्टली कॉन्फिडेंट एंड वी बिलीव कि अगले 2 साल के अंदर इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन्वेस्टरों को। ठीक है, लेकिन इस बीच आज थोड़ी देर पहले हमने राकेश झुंझुनवाला से बातचीत की थी, पर्टिकुलरली फार्मा स्टॉक्स को लेकर। उनका व्यू एक बार सुनिए जरा आप।
आज बाजार 7,800 से 10,200 300 आ गया है और बाजार स्क्रीन से वीकनेस नहीं दिखाता है। लोगों को बहुत एप्रीहेंशन है, बाजार में कमिटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा कमिटमेंट की जगह है। फंडामेंटली मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, हर क्वार्टर में इंडियन ग्रोथ इज गोइंग टू इंप्रूव। तो मुझे तो कोई मंदी का कारण नहीं लगता है। वो कहने के बाद 7,800 से नॉनस्टॉप 10,300 आया है, कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं है। तो करेक्शन कभी भी आ सकता है, बट इट विल बी अ करेक्शन, नॉट अ रिवर्सल। तो यहाँ पे मार्केट्स को लेकर थोड़ा बुलिश व्यू हमको मिल रहा है। राकेश भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ रह सकती है। थोड़ी देर पहले हमने रमेश दमानी से बातचीत की थी, उनका व्यू भी ऑलमोस्ट यही था कि बाजार के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। देवेन भाई भी हमको यही बात बता रहे हैं कि बाजार थोड़ा उनको ठीक लग रहा है, ये स्विंग्स आते रहेंगे। लेकिन संजीव भसीन ये कह रहे हैं कि हाँ, एक थोड़ी करेक्शन एक ड्यू है, एक करेक्शन के बाद उनको भी बाजार हेल्दी लग रहा है। क्योंकि 1-2 दिन पहले हमने उनके साथ प्रोग्राम किया था, तब भी वो ये बात कह रहे थे, भले हिचकोले खाएगा बाजार, लेकिन बाजार चलेगा, आगे बुलिश हो सकता है। तो कमोडिटीज मार्केट के अंदर भी थोड़ा जान लेते हैं कि अभी और ट्रेड क्या उभरते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप, मृत्युंजय इक्विटीज में अच्छा चल रहे हैं। कमोडिटीज में बेस मेटल के अंदर कुछ मूव मिला और मेटल मार्केट में एक मिला जुला रुझान यहां पर दिखा है डिम्पी। और मार्केट, हालांकि मेटल का मार्केट पिछले 1 साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और जानकारों से जो हमने बात की है उनका ये मानना है कि आगे भी मेटल मार्केट की रफ्तार बनी रहेगी। डीके जी, मेटल स्टॉक में या फिर मेटल में कमोडिटी मार्केट में अगर देखें तो आपका आउटलुक क्या है और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पोटेंशियल आपको किस मेटल में दिख रहा है? देखिए, अगर हम पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा देखें, वेदर इट इज यूएस या जापान या यूरोप का देखते हैं, सभी डाटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काफी बढ़ रही है। और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जितने भी मेटल के स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी रहेगी। तो चलिए, इस पर आप नजर रखिए, काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मिस्टर परांजपे, मेरा एक आपसे और सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि ओवरऑल कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम काफी ड्रॉप हुआ है, अब मार्केट को बूस्टर मिलना शुरू हुआ है। आपने ऑप्शन शुरू किया है, ग्वार का ऑप्शन अभी आना बाकी है, ऐसे में ओवरऑल ग्रोथ आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगर हम इस संवत को देखें तो ये एक संवत ऐसा था जिसमें हर तरह की जो हम रेगुलेटरी इम्प्रूवमेंट चाहते थे, हम जो भी रेगुलेटर से चाहते थे, वो सारे कदम मेरे ख्याल से पूरे हो चुके हैं। ऑप्शंस आ गए हैं, बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूशन में जो मनाही थी वो निकल गई है, जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनको दोनों एंटिटीज़ जो है कमोडिटी और इक्विटीज़ की, उनको कंबाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो मेरे ख्याल से हर तरफ से जो भी रुकावटें थी इस मार्केट के लिए वो निकल गई हैं। तो हमारे लिए तो हम ये देख रहे हैं कि आगे वाला संवत एक बहुत ही अच्छा संवत होगा और कमोडिटीज़ के लिए, कमोडिटीज़ के मेंबर्स के लिए और कमोडिटीज़ के निवेशकों के लिए ये एक अच्छा साल होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर परांजपे आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ कैसी रहेगी। डिम्पी, ठीक है मृत्युंजय, ये सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस्टर पशुपति अडवाणी भी जुड़ गए हैं। अडवाणी जी नमस्कार, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ क्या करेंगे मार्केट में? आप कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पे पॉजिटिव है, क्या खरीदने का रेकमेंड करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली सब व्यूअर्स के लिए, and we all hope that this coming year will be as good as the last year in terms of overall percentage. हम लोग सब खुश हो जाएंगे। उसमें क्या है कि मुझे सेक्टर जो मुझे पसंद है, आई लाइक स्मॉल बैंक्स, आई लाइक स्मॉल सीमेंट। मुझे पसंद नहीं है आईटी और मुझे पसंद नहीं है बड़ा इंडियन बैंक्स। उन दोनों में मुझे कठिनाई दिख रहा है। तो मतलब इंडेक्स भी थोड़ा शिफ्ट होगा, 1-2 लाइफ कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी डाल देंगे ये साल में और एक आईटी कंपनी और एक बिग बैंक्स निकाल देंगे उनमें से, तो फिर अच्छा होगा। और मुझे लगता है तो इंडेक्स तो चलना चाहिए एक्सेप्ट फॉर एनी ग्लोबल मेल्टडाउन। ग्लोबल के कारण कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं तो हमारा मार्केट काफ़ी सॉलिड है। थोड़ा करेक्शंस होगा पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा। ठीक है,
शुक्रिया संजीव आपका, पहले तो समय देने के लिए आज इस दिवाली के मुहूर्त पे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको इस दिवाली के पर्व की। बहुत बहुत शुक्रिया। पशुपति अडवाणी इस बीच मेरे साथ बने हैं, साथ ही श्रीकांत चौहान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बस कुछ राय लेंगे। कोटेक सिक्योरिटी से मेरे साथ हैं। लेकिन पशुपति, एक और चीज़ है, मार्केट के अंदर हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत किया, उनसे ऐसा लग रहा है कि शायद अर्निंग्स को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। GST, नोटबंदी, ये सब चीज़ें ठीक है, मार्केट का हिस्सा है, वो धीरे धीरे करके एक स्ट्रीमलाइन होकर चल रहे हैं। आपको थोड़ा डर लगता है किम जोंग से कुछ वो कर ना दे? हमारे यहाँ पे दिवाली पटाखों की मनाई जाती है, उनके यहाँ पे दिवाली तो आतिशबाजी मिसाइल की है। नहीं, अब तो सब वैल्यूएशन सब लिक्विडिटी पे चल रहा है। हमारे मार्केट में काफ़ी लिक्विडिटी है। SIPs और STP के थ्रू काफ़ी पैसा आ रहा है। मुझे लगता है इक्विटीज़ में 5,000 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है हर महीने, और IPOs भी आ रहा है, तो वो मतलब मैच हो रहा है। पर उसमें सब लोग जो 22p में पिछले साल ले रहा था, ये साल में 26 या 27p में खुश है। तो और इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहा है, तो एवरीबडीज़ वैल्यूएशन वापस इक्विटी में आ रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट भी अच्छा नहीं है। पर मुझे एक चीज़ तो अच्छा लगता है कि हमें थोड़ा सा सोना लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड निकाला है, वो भी अच्छा है, तो वो भी 10-15% आपका पोर्टफोलियो में सोने का स्टॉक या सोना होना चाहिए। ये मेरा आइडिया है इस साल के लिए। ठीक है, दिपिन मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिपिन नमस्कार, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करेंगे? आप क्या खरीदने के लिए एडवाइस करेंगे? पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने पूछा प्रश्न सेक्टर्स, तो मैं कई महीनों से यही कह रहा हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें निवेशकों को ओवरवेट रहना चाहिए, और आपके जो पोर्टफोलियो उसमें कम से कम 30 से 35% का जो वेटेज है दैट शुड बी इन बैंक्स एंड NBFCs। और इनमें जो प्राइवेट सेक्टर के रिटेल लेंडर्स है उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या फिर NBFCs हो, कुड बी हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस और इवन कंज्यूमर फाइनेंस, गोल्ड लोन्स। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट थीम है जो अभी भी इस लेवल से भी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और दूसरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थीम है, वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट थीम। इसमें ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, अप्लायंसेस, बिल्डिंग मटेरियल्स, सिलेक्ट FMCG स्टॉक्स। तो आई थिंक दीज आर द 2 पावरफुल इन्वेस्टमेंट थीम्स दैट इन्वेस्टर्स कैन बैंक ऑन। और इनमें जो चुने हुए जो लीडर्स है विच हैव शोन गुड परफॉर्मेंस, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दे विल डिलीवर एक्सीलेंट रिटर्न्स। इस बीच कुछ एक शेयर्स जो भी वापस चले हैं उसमें एक सिंटेक्स आप देख सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग को अब करीब आधा घंटा पूरा हो चुका है, 7 बज चुकी है, 7:30 बजे तक ये ट्रेड है। सिंटेक्स 3.5% ऊपर। अदानी ग्रुप के शेयर्स भी चलना भी शुरू हुए इस मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर। ये करीब 2.5 से 3% अदानी एंटरप्राइजेज है, ये डे हाई पे भी अब वापस लौट आया है। साथ ही परसिस्टेंट तो खैर ओपनिंग इसकी अच्छी हुई थी, अब ये शेयर करीब 2% ऊपर आके कामकाज करते हुए। कुछ मिड कैप के शेयर्स भी देखते हैं जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिला। इसमें पूर्वांकरा तो खैर है ही, ये तो ऑलमोस्ट डे हाई पे ही चल रहा है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप देखें SR शिपिंग, ये करीब 10% ऊपर आ चुका है। शिपिंग स्टॉक्स में करीब 10% ऊपर है ये शेयर। सांघवी मूवर्स, ये करीब 6.5% ऊपर है। मॉयल के अंदर अच्छा मूव आया है, ये शेयर भी करीब 6-6.5% ऊपर। KSB पंप भी करीब 6% ऊपर है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ किरण यादव भी बने हुए हैं। किरण, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में आपने देखा जो अभी आधे घंटे के अंदर हम और ट्रेड ले सकते हैं? एक शेयर में आपको नोटिस करा दूं, हमारी ग्रुप कंपनी जी मीडिया, इसको लेकर काफ़ी बुलिश है और ये ऑलमोस्ट करीब 5-5.5% ऊपर है। प्रॉन्च पे कल हमारे साथ जुड़े थे अनिशा, कल वो भी कह रहे थे कि जी मीडिया के अंदर एक उनको अच्छा व्यू दिखता है, उनका वैल्यूएशन अच्छा है। ये शेयर आज मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर 5-5.5% ऊपर, एक डिस्क्लोजर के साथ कि ये हमारे ग्रुप की ही कंपनी है, करीब 5.5% ऊपर है। किरण, आपकी रिकमेंडेशन कुछ मिड कैप आइडियाज अभी आधे घंटे के लिए? और बिल्कुल, KSB पंप जो आपने छाटा है बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, और मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इधर एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके चलना चाहिए। और दूसरा जो आपने जी मीडिया की बात की, इधर भी एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, और मुझे लगता है कि जी मीडिया में भी काफी अच्छी अपसाइड देखने में मिल जानी चाहिए। अगर आप 2 महीने का व्यू लेते हैं तो मेरा मानना है ये स्टॉक करीबन 55-56 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था 35 और 41 का,
इसने आज ब्रेकआउट दिया है और आज के वॉल्यूम देखिए, आज अभी सिर्फ आधा घंटा हो चुका है और पिछले कई दिनों का वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम का क्रॉस कर चुका है। तो काफी अच्छी डिमांड स्टॉक में देखने को मिल रही है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक 3 से 6 महीने का व्यू अगर कोई किसका है तो बिल्कुल जी मीडिया लेना चाहिए। और एक स्टॉक जो मेरे रडार पे मैंने कहा भी है डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए, पर ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टरलाइट टेक, इधर भी एक मुझे लगता है कि काफी अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। 266 267 के लेवल्स सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है दीपेन, आज कुछ शेयर्स है जो 52 वीक हाइस पे है, उसमें ब्रिटानिया और बाटा इंडिया भी है। अब ये शेयर्स के बिजनेस अच्छे हैं, ग्रोथ कंजम्पशन में अच्छी है, वैल्यूएशंस में शायद थोड़े से कंसर्न्स हो सकते हैं। अब इन दो शेयर्स के साथ क्या करें, आप क्या एडवाइस करेंगे? एक तो ब्रिटानिया में डिस्क्लोजर दैट वी&आई इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टेड, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है पिछले कुछ तिमाहियों में और आगे चलते भी आई थिंक दे विल शो गुड परफॉर्मेंस। इनकी जो सेक्टर में है बिस्किट्स और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, इनमें काफ़ी हद तक इंडस्ट्री ग्रोथ भी आ रही है और अपना जो फुटप्रिंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्सपैंड करती जाती है। दे आर वे बिहाइंड सम ऑफ द लार्जर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। और जैसे जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करती है और थोड़े बहुत प्राइस हाइक्स लेती है बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दे हैव वेरी गुड फ्यूचर। और बाटा में थोड़ा मैं सावधान रहना चाहूँगा क्योंकि उसका जो है अर्निंग्स में काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी रहती है, कुछ तिमाही अच्छे जाते हैं, कुछ क्वार्टर्स ख़राब जाते हैं। तो आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ द सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी इन बाटा। हमारा प्रेफरेंस ब्रिटानिया पे ही रहेगा और आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द इंडियन FMCG सेक्टर which investors can be overweight on and keep it as part of the core holdings. इस बीच कोटक सिक्योरिटीज से मेरे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ चुके हैं, सीनियर VP है, रिसर्च को हेड भी करते हैं। श्रीकांत, शुक्रिया समय देने के लिए और साथ ही साथ आपको दिवाली और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जी बिजनेस परिवार की तरफ से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आज आप इस दिवाली पे निवेश करना चाहेंगे अगले दिवाली तक यानी कि 1 साल के लिए, तो आपकी लिस्ट में वो कौन से शेयर्स हैं, किस पे आपका कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर? दिल्ली वेरी फर्स्ट तो आपको और अपने सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। और जहाँ तक लाइक इन्वेस्टमेंट की बात रही, मुझे लगता है कि वैसे काफ़ी सारे स्टॉक अवेलेबल है कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन ये स्पेसिफिक अगर एक सेक्टर को अगर हम लोग ट्रैक करें तो मुझे लगता है कि जो PSU स्टॉक्स है उसमें जहाँ पे डाइवेस्टमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। हमें कॉनकर अच्छा लग रहा है, भारत अर्थमूवर अच्छा लग रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छा है, लेकिन भारत अर्थमूवर सबसे पहले लिस्ट पे है। 1680 या 1650 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समझ लो कि 8 से 12 महीने के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो हमारे जो टारगेट्स है वो कम से कम 2500 रुपये के हैं। और एक जो अच्छा लग रहा है वो है पावर से रिलेटेड है और जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में है वो है JSW एनर्जी। इसकी जो प्राइस है भी वो 81 के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ पे भी हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन से बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ के जो टारगेट्स है वो है 125 से लेकर 130 के हैं। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट स्टॉक है, वो है जस्ट डायल विच इज़ ट्रेडिंग एट सम 420-425 के आसपास और यहाँ पे टारगेट जो एक्सपेक्टेड है वो है 630 के आसपास के। और एक लास्ट जो चौथा स्टॉक है वो काफ़ी मुझे लगता है कि यूनिक सा स्टॉक है ITI, जहाँ पे 140-150 के आसपास के रेट्स है और यहाँ पे हमें लगता है कि जो इंटरनेट एक डिजिटल का जो एक बिजनेस है ओवरऑल इंडिया का, वो पूरा इस कंपनी के थ्रू डाइवर्ट होगा। और टेक्निकल फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके जो 94 के हाई लेवल्स थे वो थे 275 के, तो उसमें पोटेंशियल है कि ये वापस 270 के लेवल्स को आने वाले 8 से 12 महीने में ये छू सकता है। तो ये 4 स्टॉक है, JSW एनर्जी, जस्ट डायल, भारत अर्थमूवर एंड ITI। ठीक है, ये शुक्रिया सभी शेयर्स बताने के लिए। आपका कन्विक्शन देख के अच्छा लग रहा है हमको, आपने बिल्कुल क्लियरली चारों के नाम लिए, उसके पीछे की रीजनिंग बताई। शुक्रिया इन सभी शेयर्स को बताने के लिए। आपसे अभी आगे भी हम बातचीत करेंगे। मिस्टर अडवाणी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता था, इस पूरे 3 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के, उन्होंने बैंकिंग और रिफॉर्म्स को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए। शायद 2019 के लिए बाजार को इस बार की उम्मीद तो है कि शायद बैंकिंग में कुछ और बड़े कदम उठा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक होते हुए बाजार को कि ऐसे ही चलता है, तो क्या हम कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं? नंबर्स और NPA
हमको अलाउ नहीं कर रहे? नहीं, मैं जो कह रहा था कि बड़े बैंक्स में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक वो सारे के सारे एनपीएस निकालें और एनपीएस का रूलिंग भी मतलब और टफ हो गया, तो जब तक वो बड़े बैंक्स में प्रॉब्लम होगा। छोटे बैंक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है और वो टेक ओवर कैंडिडेट्स है, क्योंकि उनका रीच भी है, ब्रांचेस भी है, सब कुछ रेडी है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है। और बड़े बैंक्स और जैसे बड़े पेटीएम जैसे व्हीकल्स है, वो लोग इनको ख़रीद लेंगे या मर्ज करेंगे और उनके साथ चलाएंगे, क्योंकि नेट में ये जो छोटे बैंक्स या छोटे एनबीएफसीज या छोटे स्मॉल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वो सब प्ले में आएंगे और कंसोलिडेशन होगा ये सेक्टर में। और हमारे बड़े इंडियन बैंक्स में प्रॉब्लम है कि काफ़ी एनपीएस है, तो वो लोग रेस में थोड़ा पीछे रह जाएगा, ये मुझे लगता है। तो इसलिए मैं बड़े बैंक्स में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है अडवाणी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हैप्पी दिवाली। देवेंद्र, कुछ आज ऐसे स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, जैसे जीवी के पार है, हमने जीटीएल इंफ्रा में भी कुछ एक्शन देखा है। आपको लगता है जो ऐसे स्टॉक्स थे जहां डेट का बहुत ओवरहैंग था, अब डेट पे कुछ सुधार हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, यहाँ क्या कुछ टर्नओवर आ सकता है? दिपिन, मेरा सवाल आपसे था, आपको लगता है जो दिपिन, अगर हम ये डेट हेवी स्टॉक्स को देखें, जैसे आज हम देख रहे हैं जीवीके और जीटीएल, इन शेयर्स में थोड़ी तेज़ी देखी गई है पिछले कुछ दिनों में, आपको लगता है अगर कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, कुछ रिलीफ आए, तो यहाँ टर्न अराउंड आ सकता है जो डेट हेवी स्टॉक्स है वहाँ? टर्न अराउंड ज़रूर से आ सकता है, बट यू नो दी स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है और ऐसे बिजनेसेस में हमने देखा है कि देर आर मेनी टाइम्स यू नो नेगेटिव सरप्राइजेज एज वेल, और यू नो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज़ भी ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स को शुड अवॉइड दी स्टॉक्स। ट्रेडर्स इनमें ट्रेड ज़रूर से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और टर्न अराउंड के बाद भी क्या पोजीशन उनकी कोर बिजनेसेस की वो कहना मुश्किल है। I would say that it's best to avoid these you know highly leveraged stocks, at least from a retail investor point of view. जो sophisticated investors है, contrary investors है या traders है, वो इसको रिसर्च करके स्टडी करके खरीद सकते हैं। ओके, तो आप एक साथ जान पा रहे हैं कि इक्विटी और कमोडिटी में आपके लिए निवेश के कमाई के शानदार मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारे साथ तमाम बड़े एक्सपर्ट बने हुए हैं। डीके जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने मेटल की बात की, आपने बुलियन की बात की, क्रूड मार्केट का परफॉर्मेंस आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि क्रूड को लेकर खबर यह है कि मार्च 2017 के बाद भी ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रह सकती है। इस खबर का ओवरऑल एनर्जी मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि ओपेक और जो रशिया और दो बाकी के 9 कंट्रीज ये आपस में बात कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि ये अगले 31 मार्च 2018 तक ये कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि क्रूड एक स्ट्रक्चरल बियर रन के अंदर है और एक शॉर्ट टर्म में हम तेजी देख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के अंदर क्रूड में मुझे तेजी नहीं लगती, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर सभी कंट्रीज के अंदर काफी फोकस किया जा रहा है और जो क्रूड की डिमांड है, ये कुछ ऐसे न्यूज हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं। जैसे अभी अगर हम इराक की बात करें, वहां पर जो कुर्दिस्तान है उसको उन्होंने थ्रेट दी है। ईरान का भी जो इशू है जिसमें ट्रंप ने अभी इसको जो सैंक्शंस था, जो न्यूक्लियर डील थी उसको अप्रूव नहीं किया है, तो ये क्रूड के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट अभी भी क्रूड के प्राइसेस $52 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। ठीक है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे बढ़ोतरी नजर नहीं आती। आप कह रहे हैं $52 के आसपास यहाँ पर भाव रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीके अग्रवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज के दिन शुभ निवेश कहाँ पर हो सकता है।
शुक्रिया मिथुन जी, आपका भी। डीके जी, आपका भी शुक्रिया आज कमोडिटीज मार्केट्स पे अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इस बीच इक्विटीज मार्केट पे वापस लौटते हैं और कुछ एक मिड कैप स्टोरीज दिखाइए चल रही है बाजार के अंदर। आप महिंद्रा लाइफ एक बार एक शेयर दिखाइए, क्योंकि फेस्टिवल वाला शेयर है इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये शेयर करीब 4% ऊपर है, ऑलमोस्ट थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है, वॉल्यूम तो खैर कम होगा ही। शिल्पी केबल आप दिखाइए करीब 4.5% ऊपर, ये तो खैर अब सर्किट की तरफ भी बढ़ रहा है। सवारी एग्रो ये करीब 10 दिन में ही डबल हो गया। सवारी एग्रो 16 रुपए का शेयर है, आज भी सर्किट पे चल रहा है। ये जब से इसके नंबर्स हैं तब से नॉन स्टॉप ये सर्किट पे चला है और पूर्वांकरा के अंदर अच्छी बढ़त आई है और साथ ही मॉयल भी ऑलमोस्ट अब डे हाई पे बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहा है। ये कुछ एक शेयर सर्किट पे भी हैं, कुछ एक के अंदर अच्छी है। एक IFB एग्रो भी आप देखिए, हमने शुरुआत में इसको 3-4% पे देखा था, अब करीब 17% ऊपर है IFB एग्रो एक ही दिन के अंदर। एक दिन भी क्या, सिर्फ पौने घंटे के अंदर 90 रुपए ये शेयर चला और आज का सबसे तेजी से खुल के रिकवर करने वाला शेयर IFB एग्रो ही बना है। डिपेंड आप एक से हमने आपके साथ एक कार्यक्रम किया था, आप उसमें कुछ बता रहे थे कि कंजम्पशन जो स्टोरी है मार्केट की वो आगे जारी रह सकती है। अभी कहीं वैल्यूएशन अच्छी है डिपेंड, जहां पे कंजम्पशन बेस्ड कुछ शेयर हम ले सकते हैं। ब्रिटानिया पे आपकी हमने व्यू अभी सुना। हाँ जी हाँ, इसके अलावा विद यूजुअल डिस्क्लोजर दैट वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, एक आप ही की ग्रुप कंपनी है ZLearn, विच इज़ ऑल्सो कंजम्पशन ओरिएंटेड, क्योंकि ये जो है प्री स्कूल ऑपरेट करती है और जैसे जैसे कंज्यूमर एस्पिरेशंस, कंजम्पशन स्पेंडिंग इंक्रीजेज, more and more expenditure is going to take place on education of the children. तो demographics favor this company, तो ये हमारी एक दिवाली पिक है इन कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स। इसके अलावा जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज पर हमारा काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, स्पेशली मारुति एंड आइशर मोटर्स, जो भी विच आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम इंक्रीज कंजम्पशन स्पेंड्स। इंडियन FMCG कंपनीज जैसे कि इमामी है, गोदरेज कंज्यूमर है, दे ऑल्सो लुक इंटरेस्टिंग। And within the appliances space, our top pick is Symphony, followed by that is Havells India. तो ऐसी कई कंपनियां हैं, थोड़ी वैल्यूएशन इनकी ज़्यादा है, but I think over a 2-3 year period, जैसे जैसे growth comes back into these companies, these valuation premium should get neutralized. तो I think एक bottom up approach करके अगर consumption oriented stocks खरीदते हैं तो I think long term में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को। लेकिन इस बीच बाजार के अंदर हालांकि आपको हम गिरावट दिखाना नहीं चाहते रहे, लेकिन गिरावट थोड़ी बड़ी ही है। यह 50 अंकों से कुछ ज़्यादा की हो गई है, वॉल्यूम कम है। आज कुछ ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट भी कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि हैंसेंग जो कि हांगकांग का बाजार है वहाँ पे गिरावट आई है। अभी आप देखिए सेंसेक्स ये ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, ये करीब 220 अंक अब नीचे आ चुका है। परसेंटेज के लिहाज से हम उसी कैटेगरी में आ गए हैं जहाँ आज ग्लोबल मार्केट्स खड़े हैं। आज यूरोपियन बाजार जो करीब 1:30 बजे के आसपास खुलते हैं वहाँ पर भी आधे से 0.25% की गिरावट है। एशिया से जो हैंसेंग में गिरावट हुई बाद में एशिया यूरोप में दिखी और अब इंडियन स्टॉक मार्केट छोटा सेशन, लेकिन ये थोड़ा कम वॉल्यूम वाला सेशन, लेकिन गिरावट बड़ी है। निफ्टी बैंक ये तो खैर विलन है, मार्केट को थोड़ा कमजोर कर ही रहा है, ये करीब 1.5% इस समय नीचे है। आज भी अगर आप टॉप लूजर्स देखेंगे तो उसमें ICICI बैंक लूजर, कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट बन गया। टिपिकली अच्छा चलता था लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट ये भी बनता हुआ दिख रहा। आज सिंडिकेट बैंक, सरकारी बैंकों की भी शामत है खैर, और SBI तो खैर चल ही नहीं रहा। बैंकिंग स्टॉक्स तो पूरी तरह से कमजोर है और इट्स अ विलन। ऐसे लग रहा है निफ्टी की कुछ पिछले 5-10 मिनट में कुछ अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। NTPC का इंटरडे चार्ट निकाल लेते हैं, 2% नीचे है। ONGC में भी हम थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के अर्निंग्स के बाद ये स्टॉक में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां हमने गिरावट देखी है पिछले कुछ मिनटों में। और इंडसइंड बैंक भी बैंकिंग स्पेस पे ऐसा है जहां आज प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। तो बहुत जल्द हमने देखा है कि निफ्टी में गिरावट आई है और ये जो लेवल्स हैं ये हमने पिछले 2 सत्र में नहीं देखे थे डिम्पी, और लो वॉल्यूम्स के साथ ये आ रहा है, तो बस यही होप रहेगी कि अगले हफ्ते कुछ रिकवरी आ जाए। श्रीकांत जी, कुछ एक फ्रंटलाइन काउंटर्स टूट रहे हैं, स्पेशली जिन पे होप काफ़ी थी और बाजार को उन्होंने संभाला भी हुआ था अपने कन्विक्शन, अपने नंबर्स के बेसिस पर, अपने लिक्विडिटी के बेसिस पर। से इंडसइंड बैंक, से टाटा मोटर्स में थोड़ा पुल बैक आया, तो इस पर आपका व्यू क्या है? मुझे लगता है कि वैसे जो मार्केट ये जो 9685 के बाद जो चला था उसमें एक लगातार तेजी देखी गई थी, और अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट अपने ऊपरी लेवल के आसपास था तो उसका पुट कॉल रेशो
और अगर आप विक्स देखते हो तो वो काफ़ी एक रिलैक्स जोन में थे, और पुट कॉल रेशो के बेसिस पे अगर 10-200 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो एक करेक्शन बढ़ने की उम्मीद थी, और आज किसी रीजन से मार्केट उसके नीचे खुला है और उसके बाद वो एक अनवाइंडिंग हो रही है। समय मुझे लगता है कि मार्केट शायद 10,100 के करीब थोड़ा स्टेबल हो सकता है एक्सपायरी के सामने, लेकिन अभी इवेंट है तो इवेंट को देख के हमें काम करना पड़ेगा। बट येस, स्टॉक्स में जो बुकिंग हो रही है मुझे लगता है कि 10,130 10,120 के रेंज में निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है इसी रेंज के आसपास हमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि हम फाइनल जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 10,090 के करीब का, यानी 100 के करीब का थोड़ा सा, और यहाँ से अगर लॉन्ग पोजीशन बनाए तो मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। ठीक है, एक पुल बैक की होप तो है। दीपन, शुक्रिया आपका अच्छा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और आपको फिर से दिवाली के सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। लेकिन आज की गिरावट खैर ऐतिहासिक है। आप देखिए सामने हमने करीब 10 साल का डाटा आपके सामने रखा है, किसी में भी गिरावट आधे % से ज़्यादा की नहीं दिखी। खैर गिरावट जो रही भी 2016 के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 0.25% से कम की थी। इससे पीछे का डाटा भी आप दिखाइए, आपको कहीं भी ज़्यादा डैमेज नहीं दिखेगा। लेकिन इस बार 2017 की जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ये आधे % से ज़्यादा के नुकसान के साथ हो सकता है क्लोजिंग की तरफ बढ़े, क्योंकि सिर्फ अब 12-13 मिनट ही रह गए हैं बाजार में क्लोजिंग में, और शायद कोई दिखता तो नहीं है कि ऐसा शेयर जो कि इंडेक्स को ऊपर लेके आएगा। अभी जो गिरावट है थोड़ी सीवियर है, थोड़ी ज़्यादा गंभीर है, और ये ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ, डे लो की तरफ बढ़ते हुए 68 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान अभी निफ्टी पे आ चुका है। ये 10,150 को भी तोड़ गया और अब 82 अंकों के नुकसान के साथ 0.25% बाजार नीचे है। आज मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर बाजार ने पिछले 9 साल में जो नहीं किया वो इस बार के मुहूर्त ट्रेडिंग में हमको मिल रहा है। ये काफ़ी हद तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बाजार में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है। आप इसको आज ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ बाजार के 10,200 वाले लेवल से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये एक ऐसा हर्डल बना है जहाँ पे पार करना थोड़ा मुश्किल है, और आज ग्लोबल मार्केट फेवर में नहीं थे, इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लो वॉल्यूम है, 4 दिन की लंबी छुट्टी है, तो हालांकि रहता मुहूर्त ट्रेडिंग ही है, लेकिन जो कन्विक्शन है वो थोड़ी सी बायस रही, वो थोड़ा बेरिश हो गई। और अगर आप देखें तो डिम्बी आज जो अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है वहाँ फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, रिलायंस कम्युनिकेशन को देख लीजिए, रिलायंस कैपिटल को देख लीजिए, सब 2% नीचे है, और रिलायंस होम फाइनेंस को छोड़कर। तो हम प्रेशर देख रहे हैं कुछ सेलेक्ट स्पेस में, मिड कैप्स में भी अब हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ दूसरे स्टॉक्स मिड कैप्स में जो वीक लग रहे हैं, फेडरल बैंक ये ऐसा एक स्टॉक है जहाँ जो हमारे काफ़ी सारे जानकारों ने रेकमेंड किया है। पीसी ज्वेलर्स ज्वेलरी स्टॉक है पर अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। अरविंद, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा कम्युनिकेशंस, SRF, डिश टीवी, यहाँ सब हम जगह देख रहे हैं थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो बाजार की जो धमाकेदार दिवाली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हो रही है अभी तक। नहीं, ये शायद सुप्रीम कोर्ट का बैन भी एक मजाक वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पटाखे बैन कर दिया है। मुहूर्त ट्रेडिंग में पटाखे नहीं बज रहे हैं, शायद इसी का गम है, वो फुस हो गए। इसी का शायद गम है। और मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। अभी निफ्टी 10,120 के करीब है। श्रीकांत, एक बार हमें फिर से बता दीजिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है मार्केट का, और अगर ये टूट जाता है फिर क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 10,100 के करीब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से पुल बैक मिलना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट रैली थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेटअप को देखते हो और यहाँ से अगर मैं एक हफ्ते की अगर एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसी के करीब काफ़ी बड़ा अच्छा एक सेटअप बना था मार्केट का, और उसके बाद हमने 10,225-30 के लेवल्स देखे थे। तो 10,000 के करीब करीब मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया सपोर्ट रहेगा, और उस लेवल के करीब अगर शायद हम मंडे को या ट्यूसडे को अगर मार्केट आते हुए देखें बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वहाँ पे डेफिनेट एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, वहाँ से हमें एटलीस्ट अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। लेकिन कुछ एक रॉकेट भी छूट रहे हैं मार्केट के अंदर। आप IFB एग्रो देखिए, कहते ही कहते सर्किट पे चला गया ये शेयर 20% के सर्किट पे, और आज हमने 3-4% पे इसको नोटिस किया था। आप इसका ओपनिंग ही देख लीजिए ना,
आपके सामने 600 के नीचे था और 600 के ऊपर 103 रुपए पे सर्किट पे ऑलमोस्ट जा रहा है। एक शेयर 63 मून, ये तो खैर सर्किट पे ही है, ये खुलते ही सर्किट पे चला गया था। गोकुल एग्रो भी एक बार आप देखिए, छोटा शेयर है, ये एग्रो वाली थीम बाजार के अंदर बहुत चल रही है। गोकुल एग्रो, ये शेयर भी करीब 11 साढ़े 11% ऊपर आ चुका है। ये बाजार के बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। आप निफ्टी का चार्ट देखिए और गोकुल एग्रो का चार्ट देखिए, बिल्कुल रिवर्स है। लो वॉल्यूम है लेकिन ये रिवर्स चल रहा है। आप कुछ एक और शेयर भी देख सकते हैं, पूर्वांकरा, ये शेयर करीब 10% ऊपर है। मैं आपको कुछ एक और मिड कैप की कैटेगरी की शेयर दिखाता हूं। IFB इंडस्ट्रीज भी देखिए, ये शेयर करीब 7% ऊपर है। ये भी अभी इसके अंदर एक बढ़त आई है। ये बाजार के बिल्कुल उलट वाले शेयर्स हैं जो इस समय आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि 8 मिनट ही रह गए, आपको बताना जरूरी था। SR शिपिंग 6% ऊपर, ये भी शेयर है। एक और शेयर है, थोड़ा वॉल्यूम इसमें टिपिकली कम रहता है, वो है क्रेस्ट का। ये शेयर 5-5.5% ऊपर, 181 का। वॉल्यूम इसमें थोड़ा कम रहता है लेकिन ये शेयर भी डे हाई पे इस समय चलता हुआ। गोवा कार्बन पे सर्किट है आज। सावरिया एग्रो कई दिन से सर्किट पे चल रहा है। एक शेयर मैं आपके सामने और रखता हूं, वो है यूनिटी, हालांकि थोड़ा वॉल्यूम इसमें कम रहता है। यूनिटी इंफ्रा, ये शेयर भी है। सुनील हाईटेक आप देखिए, ये 4% ऊपर, आपको ध्यान होगा मार्केट से 10 में हमने एक बार ये शेयर दिया था। ये शेयर भी करीब 4% आज ऊपर जाके बंद हो रहा है। तो किरण, काफी सारे शेयर मिड कैप के तो चल रहे हैं लेकिन जो बेसिक जिसे कहते हैं ना कि इंडेक्स को मैनेज करने वाले शेयर्स हैं, वो थोड़े आज गुम हैं। अभी हमको मिड कैप में कुछ और शेयर आप देना चाहेंगे जहां पे आपको इसी तरह का ये बकिंग द ट्रेंड वाला कंसेप्ट दिखे कि बाजार कमजोर है लेकिन हमको वो स्ट्रेंथ दे? डिम्पी जी, पहले तो हमेशा होता क्या है कि पहले मार्केट में लार्ज कैप चलते हैं, फिर वो रुकते हैं और मिड कैप चलते हैं। तो यही कुछ सिलसिला अभी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इंडेक्स बेस्ड नीचे आ रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं। तो आपने जो नाम गिनवाए वो सारे के सारे अच्छे दिखने को मिल रहे हैं। और IFB एग्रो, IFB इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही काउंटर्स मुझे काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं अगर आप थोड़े से पोजिशनल व्यू लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये 2 स्टॉक्स में आपका ध्यान रखना चाहिए जहां पे आपको काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, लिकर के शेयर्स भी चल रहे हैं। ठीक उससे पहले आपको मालूम ही था कि दिवाली का आपको कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। सुस्त बाजार में जो रॉकेट शेयर्स है ना, ये आपके सामने या तो सर्किट पे हैं या तो करीब 20% की बढ़त लिए शेयर्स खड़े हुए हैं। ये आपके सामने इसमें IFB एग्रो और IFB इंडस्ट्रीज ग्रुप दोनों ही के शेयर चल रहे हैं। गोवा कार्बन कई दिन से सर्किट पर और 63 मून्स ने भी अच्छा मूव दिखाया। एक शेयर पायनियर डिस्टिलरीज, जरा एक भी किरण आप भी इसको जरा देखिए, ये लिकर शेयर और 4 दिन की लंबी छुट्टी, तो उसी से कनेक्टेड है शेयर। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लग रहा है। और मुझे लगता है कि पायनियर डिस्टिलरीज एक काउंटर है जहां पे थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है, पर इसने करीबन 186-187 के लेवल्स क्रॉस करने चाहिए, तभी एक इसमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए मुझे लगता है कि थोड़े से सुस्त कारोबार देखने को मिल सकता है। ठीक है किरण, आप मार्केट में सपोर्ट लेवल्स कहाँ देखते हैं निफ्टी पर, और क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगले हफ्ते के लिए? देखिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 10,100 10,000 ये एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से। तो ये लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। जो हम आज क्या हुआ है बेसिकली कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है डर के वजह से। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये डर कितना बड़ा है, वो सोमवार को पता चल जाएगा। तो अभी के लिए 10,100 काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक आपके लॉन्ग पोजीशंस काटने नहीं चाहिए। एक बार सोमवार को अगर पिक्चर क्लियर होती है तो मुझे लगता है कि वापस एक बार उछाल देखने को मिल सकता है। उछाल कहां तक आएगा तो 10,185 से लेके 10,200, इसके ऊपर मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूं। पर अगर 10,200 काट के ऊपर नहीं जाता है तो इस डेरिवेटिव क्लोजर के लिए, इस डेरिवेटिव एक्सपायरी, अक्टूबर डेरिवेटिव एक्सपायरी के लिए हम काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, जहां पे हम 10,000 के लेवल्स वापस एक बार टेस्ट करते नजर आएंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़े से वीकनेस दिखाई दे रहा है। मैंने शो के पहले भी बैंक निफ्टी के ऊपर जो व्यू दिया था वो वही था कि करीबन 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि आज टेस्ट हो सकता है, जो कि आज हो चुका है और उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। पर मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं क्योंकि एक स्मॉल ट्रेडिंग है पर वॉल्यूम बहुत अच्छे है। तो सोमवार के दिन वापस एक बार 24,000 के नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो काफी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है,
अभी आपने बाजार के कुछ एक रॉकेट शेयर देखे थे, अब बाजार का जरा फुस शेयर भी देखिए इस मार्केट के अंदर। बैंकिंग ने तो खैर बड़ा निराश किया, आज करीब 1.5% और नीचे आ गए। ये सारे रियल ट्रेड समझे जाएंगे जब मंडे को बाजार खुलेगा, तब इन्हीं प्राइजेस के साथ ओपन करेगा। तो एक्सिस बैंक ने आज 6 रुपये अपने और गवा दिए। भले आपने मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड किया हुआ या नहीं किया हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक्सिस बैंक पड़ा है तो उसने 6 रुपये का M2M और क्रिएट कर दिया। और इसी तरह से बैंक निफ्टी ने भी करीब 1.5% या 300 पॉइंट का M2M लॉस और क्रिएट कर दिया। अगर आपका होल्डिंग है तो ये कुछ एक बैंकिंग ने आज नुकसान पहुंचाया। फुश शेयर जो आज साबित हुए हैं उसमें जस्ट डायल आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ये शेयर करीब 3-3.5% नीचे, ऑलमोस्ट डे लो पे। इन्फीबीम ये टिपिकली एक्सपायरी के दोनों शेयर्स हैं, ये भी आज नहीं चले। इन्फीबीम 2.5% आज नीचे आ गया। बजाज इलेक्ट्रिकल ये करीब 2.5% नीचे है। ये शेयर भी कंजम्पशन वाले शेयर्स में माना जाता है, लेकिन ये भी फुस ही साबित हुआ, ये भी आज नहीं चला है। एक शेयर आप दिखाइए वीजा स्टील, ये भी शेयर करीब 4% ऊपर है। ये पहले जब ड्यूटीज लगी थी उसका फायदे वाला शेयर बन गया था, लेकिन आज ये फुस बम साबित हुआ है। ऊषर एग्रो ये शेयर 4% नीचे है। कुछ एक और शेयर आपके सामने रखता हूं जो टूट रहे हैं, उसमें एक वन लाइफ कैपिटल का शेयर है, ये भी 3% नीचे। लंबोदरा टेक्सटाइल ये शेयर करीब 3% नीचे है। उषा मार्ट ये भी करीब 3% नीचे। जेपी इंफ्रा 5% नीचे है और ट्रांसफॉर्टी फाइनेंस 4.5% नीचे है। हम ऐसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज स्विफ्ट प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। भारत वायर रोप्स ये 5% नीचे है और हम ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। मिड कैप स्टॉक्स में सेंचुरी टेक्सटाइल्स 2.5% नीचे है। हम बैंक्स की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे, अरविंद में भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और बायोकॉन में भी काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो ये कुछ फुश शेयर है जो डिम्पी ने बोला। इंद्रप्रस्थ गैस ये एक स्टॉक है जो हमारे गेस्ट ने आज रेकमेंड किया था, ये भी 1% नीचे है। टाटा ग्लोबल नीचे है। कैनेडा बैंक, SRF, इन सब स्टॉक्स पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। तो आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं जा रही। एक बार इंडाइसेस आप वापस दिखा सकते हैं। निफ्टी के अंदर आज की गिरावट बढ़ी है और ये आज की अच्छी क्लोजिंग के तौर पर नहीं दिख रहा। हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम बाजार नहीं टूटेगा, लेकिन 9 साल में ये 10 साल में इनफैक्ट ये कहेंगे कि पहली बार ऐसा है जब बाजार आधे निफ्टी देखे तो ये क्लियर कल्प्रिट तो है मार्केट का। ये परसेंटेज में भी ज़्यादा है, ये कन्विक्शन को भी तोड़ रहा है, करीब 1.5% नीचे। और बैंकिंग से किसी तरह की कोई उम्मीद हमको आज नहीं मिली, कोई सहानुभूति नहीं मिली। एक्सिस बैंक आज फिर पिट गया। हमको लग रहा था 1 घंटे का ट्रेड है, शायद नहीं टूटेगा, कुछ कन्विक्शन है। अनिशा तो कह रही थी कि डेड कट बाउंस आ सकता है एक, यानी कि एक शेयर जब टूट जाता है तो थोड़ा बहुत सहानुभूति जोड़ जाती है, थोड़ा पुल बैक मिलता है। ऐसा नहीं हुआ। आज ये इंट्राडे फिर से लो पे क्लोजिंग करके जा रहा है। तो मार्केट का आज का सेशन नो डाउट फेस्टिवल अच्छा है। आज पोल्यूशन कम है देश में, लेकिन ये तेजी, ये पटाखे आज बाजार में भी नहीं छूटे, बल्कि फुस बम ज़्यादा निकल आए। और ये आज मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा आपको नहीं मिला। आप उल्टा M2M लॉस भी हुए होंगे जिनके पोर्टफोलियोज़ में ये पर्टिकुलर शेयर्स जिनमें आज गिरावट आई है वो आज हमको दिखे। तो आज कुछ एक शेयर्स टूटे, बैंकिंग ने निराश किया। आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक बार वापस दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर्स को, क्योंकि ये मेन आज के विलन रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की आज बाजार को सपोर्ट करने की। और आज थोड़ा इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर टिपिकली जो स्पेकुलेशन होता है ना, वो आज थोड़ा सा हावी रहा। वहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा, ना तो इंडेक्स के अंदर। और जितने शेयर हम रीड भी कर रहे थे उन्हीं शेयर्स के अंदर भी आप देखें स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स ज़्यादा थे। बाजार बंद हुआ, ये 1 घंटे का सेशन कमजोरी भरा सेशन रहा। करीब 0.25% के आसपास का नुकसान निफ्टी पे मिल गया और आधे % से ज़्यादा का नुकसान सेंसेक्स पे, लेकिन मेन कल्प्रिट 1.5% के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पे आपको परसेंटेज में भी कम गिरावट है और कन्विक्शन भी कम है। स्मॉल कैप तो करीब 0.25% भी नुकसान के साथ नहीं पहुंचा ये इंडेक्सेस। तो वैसे भी इस दिवाली वाले मुहूर्त के अंदर हम देखते भी हैं कि स्मॉल कैप के अंदर गिरावट आती भी नहीं है। लोग छोटे छोटे शेयर्स पिक करते हैं, 10-20 शेयर के साथ ट्रेड करते हैं। और आज वैसे ही कुछ सेशन हमको आते दिखा। फ्रंट लाइन शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, कोई सपोर्ट नहीं था। बैंक निफ्टी अब 24,000 के नीचे है डिम्पी, और बैंक्स में बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया है। श्रीकांत, आप ये कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी बिलो 24,000? नहीं, देखिए, अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को जो सेंटिमेंट थे
उसके बेसिस पे जो बैंक निफ्टी का क्लोज था उसके बेसिस पे हमें लग रहा था कि ये रिकवर कर लेगा, क्योंकि इसमें जो गिरावट देखी गई थी और जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में जो तेज़ी बनी थी, बट आज क्या हुआ है कि जो न्यूज़ फ्लो है वो निगेटिव है, का एक लंबा वीकेंड है और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें एक सेंटीमेंट और निगेटिव बनते जा रहा है। उसी वजह से बैंक निफ्टी के जो ओवरऑल फॉर्मेशंस है वो हमें ये दर्शा रहे हैं कि हम शायद बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, 24,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को, तो वापस ये 23,600 से लेकर 23,700 के रेंज में आने वाले 1 या 2 दिन में दिख सकते हैं। वहाँ पे ही बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। 23,600 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है श्रीकांत, शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमको बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स में से क्या किया जाए, और आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। किरण जी आपका भी शुक्रिया, आज आपने समय निकाला दिवाली वाले दिन, और आपको और आपके परिवार को सर जी बिजनेस की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। तो आज मायूस मत होइए, कोई बात नहीं, भले ही बाजार आज नहीं चला, आपको थोड़ा सा लगा होगा झटका, लेकिन एक हिस्सा भर है। लेकिन मार्केट के जितने एनालिस्ट आज हमने अपने साथ जुड़े, अपने साथ इनसे बातचीत की, वो सब यही कह रहे हैं कि बाजार में घबराइए मत, ये थोड़ा बहुत हिचको ले आएंगे, लेकिन बाजार की तस्वीर काफ़ी सुखद और काफ़ी सुहावनी है। तो ठीक है, आज मूड मत खराब कीजिए और दिवाली के मुहूर्त में आज अभी दिवाली है, पूजा करिए, खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। महरुद ट्रेडिंग खत्म हो गई है, हम आपको फिर से हैप्पी दिवाली विश करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।